हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। झासर एकेडमी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूं, राइट, रिगार्डिंग अनअकैडमी कोर्सेज। तो अनअकैडमी पर अभी ह्यूज डिस्काउंट जो है वो चल रहा है एंड आप जो है वो कोर्स परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी पर, यूपीएससी का कोर्स, राइट। या फिर आपका अगर कोई फ्रेंड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो अनअकैडमी में अगर कुछ परचेज करना चाहता है तो आप इस कोड को उसे दे देना, झासर कोड को जो है वो दे देना और आप यूज कर लेना झासर कोड। इस कोड को यूज करेंगे तो टोटल जो आपका जितना भी फीस अमाउंट आएगा उसमें से एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है आपको मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप झासर कोड का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा। बाकी इनके काफी सारे बैचेस 9 फरवरी से जो है वो शुरू होने वाले हैं, तो आप इनके बैचेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं 2022-2023 के लिए। एंड बाकी कोड आप यूज करिएगा झासर का, कैपिटल लेटर में झासर कोड को यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, पढ़ाई भी जो होती है इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है। ऑप्शनल के कोर्सेज भी, आप तो इनका ईएमआई प्लान ले लो, राइट। अगर एक साथ इनकी फीस पे नहीं कर पा रहे हो तो इनका ईएमआई प्लान भी है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो बिल्कुल आप ईएमआई प्लान लो और अपनी तैयारी जो है वो इनके थ्रू, अनअकैडमी के थ्रू कर सकते हो। या फिर आपका अगर कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो झासर कोड आप और आपका फ्रेंड को जो है वो आप यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। गाइज, हम लोग डिस्कस करेंगे सैफरॉन बोल प्रोजेक्ट को, राइट। एक्चुअली ये कटोरा प्रोजेक्ट है केसर का, राइट। बाउल जिसको जनरली हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, राइट, बट वो बोल जो है वो ऐसा बोला जाता है, बट बाउल बोलने का फीलिंग एक अलग है ना। तो सैफरॉन बोल प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, यानी कि नेक्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, तो इसके तहत सैफरॉन बॉल प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, सैफरॉन बोल प्रोजेक्ट। और इसने आइडेंटिफाई करी है कुछ ऐसी लोकेशंस अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जहां पर सैफरॉन को, यानी कि केसर को कल्टीवेट किया जाएगा, केसर को उगाया जाएगा। मतलब सैफरॉन बोल प्रोजेक्ट के तहत अभी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये दो लोकेशन, दो स्टेट्स ऐसी चुनी गई है जहां पर केसर का कल्टीवेशन करना है, केसर को उगाना है, ठीक है। क्लियर यहां तक बात? नेक्स्ट पॉइंट, सैफरॉन प्रोडक्शन जो है गाइस वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ही देखने को मिलता है सैफरॉन केसर का प्रोडक्शन, केसर का कल्टीवेशन। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक चीज तो हमें क्लियर हो रही है कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसे और एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई करने जहां पर केसर आसानी से उग सकती है, राइट, क्योंकि अभी तक सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही इसका प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग एरियाज को चूज किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां पर केसर का कल्टीवेशन करना है। दो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, याद रखना। इसके अलावा हम बात करें इंडिया के अंदर पैम्पोरे क्षेत्र की, या पंपोर क्षेत्र जिसको कहा जाता है, ये कश्मीर का एक क्षेत्र है जिसे कश्मीर का सैफरॉन बोल कहा जाता है, राइट, जिसे आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र को याद रखो, कश्मीर का पंपोर क्षेत्र, पंपोर रीजन, तो ये सैफरॉन बोल है कश्मीर का, कश्मीर का केसर का कटोरा है ये, ठीक है। और ये मेन कंट्रीब्यूटर है सैफरॉन प्रोडक्शन का। और फिर इसके अलावा दूसरी और कुछ प्लेसेस हम लोग को, जैसे कि बडगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़, राइट, तो ये सब प्लेसेस भी ऐसी देखने को मिलती है जहां पर केसर का प्रोडक्शन होता है। एंड सैफरॉन जो है गाइस वो ट्रेडिशनली किससे एसोसिएटेड है? फेमस कश्मीरी क्यूजीन से एसोसिएटेड है। जो कश्मीरी व्यंजन जो होता है, खाना वगैरह जो होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है केसर का। केसर की मेडिसिनल वैल्यू भी है, औषधि मूल्य भी है इसका, राइट, और जो कि कंसिडर किया जाता है कश्मीर के कल्चरल हेरिटेज के तौर पर भी, मतलब कि इसके औषधि मूल्य को कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और गाइस, सैफरॉन जो है वो स्पेसिफिक एरिया पर ही उगता है कश्मीर के, तो इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा लिमिटेड है। और ये जो मिशन है, नेशनल मिशन ऑन सैफरॉन का, ये फोकस करता है कि हम और भी कुछ ऐसी जगह जो है वो ढूंढे, राइट, कि जहां पर केसर का प्रोडक्शन किया जा सके, केसर को उगाया जा सके। क्लियर यहां तक बात है? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय दो ऐसी लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर सैफरॉन बोल प्रोजेक्ट के तहत केसर को उगाया जाएगा। क्लियर यहां तक बात है आप लोगों को? अब गाइस हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश के क्लैप अभियान के बारे में। क्लैप, ताली बजाते हैं ना, तो बोलते हैं कि क्लैप, क्लैपिंग करी, तो वो वाला है CLAP, क्लैप कैंपेन। क्वेश्चन बनेगा कि क्लैप कैंपेन कहां का है, तो आंध्र प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे? आंध्र प्रदेश का क्लैप कैंपेन। अब ये क्लैप का फुल फॉर्म क्या है? क्लीन आंध्र प्रदेश, क्लीन आंध्र प्रदेश, CL का क्लीन और AP का आंध्र प्रदेश। तो ये क्लीन आंध्र प्रदेश जगन स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम है ये। इसमें मेन फोकस किया गया है कि गांव का क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का,
उसको क्लीन करना है, सैनिटेशन कंडीशंस को इंप्रूव करना है, वेस्ट मैनेजमेंट करना है पब्लिक पार्टिसिपेशन के तहत, पब्लिक सपोर्ट के तहत, पब्लिक कंट्रीब्यूशन के तहत। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर को शुरू किया था ये क्लैप कैंपेन, स्वच्छता के लिए ये कैंपेन लाया गया था कि गांव क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश के हैं उनको साफ करना है। रूरल हाउसहोल्ड्स को जो है गाइस कहा गया कि वो ना ही सिर्फ कचरे को जो है वो मतलब साफ करें स्ट्रीट से, बल्कि जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं, जो कचरा उठाने वाले, कचरा कलेक्ट करने वाले, जो आती है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो जो गाड़ी आती है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई बार उनके साथ कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि घर घर से डस्टबिन वगैरह से गार्बेज जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि आप सिर्फ सड़कें ही जो है वो साफ मत करो, स्ट्रीट्स को ही साफ मत करो, स्ट्रीट्स को ही साफ सुथरा मत रखो, बल्कि जो गार्बेज कलेक्टर आते हैं उनके हाथ में दो आप पूरा कचरा, उनको प्रोवाइड कराओ जिससे कि सही जगह पर जाकर ये डिस्पोज हो सके। एंड अपार्ट फ्रॉम डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज, यानी कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के अलावा कैंपेन का मेन फोकस ये भी है कि गार्बेज जो है, कचरा जो है, उसमें लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को सबसे पहले तो सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना। लिक्विड वेस्ट, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, उसके लिए अलग अलग बाल्टियां होती है। बताओ जरा कौन से कलर की बाल्टी होती है? गीले कचरे के लिए कौन सी बाल्टी है, सूखे कचरे के लिए कौन सी बाल्टी है, प्लास्टिक के लिए कौन सी बाल्टी है? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अलग अलग आपने देखा होगा, आपके जब स्ट्रीट्स वगैरह में आप घूमते होंगे तो आप देखते होंगे अलग अलग डस्टबिन है, अलग अलग कलर के, उन कलर का महत्व है। तो बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि वो कलर क्या बताता है, क्या दर्शाता है। तो ये तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आप सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को अलग अलग करो। फिर साथ ही साथ ऑन साइट वेस्ट ट्रीटमेंट करना है, मतलब कि वेस्ट का ट्रीटमेंट उसी जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर वेस्ट जनरेट हो रहा है। और इंकरेज करना होम कंपोस्टिंग को, कि लोग घर में ही जो है वो खाद बनाए, राइट, कचरे से खाद बनाए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी मदर इसमें इन्वॉल्व है। जो अपने घर में जो फल सब्जी जो आती है ना, अपन जैसे कि कई बार जैसे केला खाए तो उसका छिलका जो है वो छूट गया, या फिर सब्जी जो काटी जाती है उसमें जो हम लोग छिलका जो होता है वो फेंक देते हैं जनरली। तो मेरी मदर जो है वो क्या करती हैं, हालांकि बदबू बहुत ज्यादा आती है, हम लोग कई बार चिल्लाते हैं, बट फिर भी यार इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस एंड आई एम लिटरली प्राउड ऑफ माई मदर कि यार वो इस प्रकार की प्रैक्टिस जो है वो कर रही हैं। तो वो खुद ही जो है वो घर में, और उनकी फ्रेंड और वो दोनों मिलकर इस प्रकार की प्रैक्टिस कर रही हैं। बहुत अच्छा है। कई बार मैं गुस्सा भी करता हूँ, मेरा छोटा भाई भी, हम लोग गुस्सा करते हैं कि अरे यार ये बहुत, मम्मी क्या कर रहे हो यार ये सब, बट फिर भी वो कंटिन्यू रखती है, बोलती है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए। तो दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस एंड आई थिंक कि इट शुड बी डन इन ईच एंड एवरी होम। सभी घरों में ये प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। तो इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस जो मेरी मदर जो है वो करती हैं, राइट। तो एक छोटी सी चीज आपके साथ मैंने शेयर करी, राइट। तो ये है आंध्र प्रदेश का क्लैप कैंपेन। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको। गाइस हम लोग बात करेंगे हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के बारे में। हनी ट्रैप कोई मत बोलना, हनी ट्रैप अलग है नहीं तो बोलोगे सर ये हनी ट्रैप तो कुछ और है। वो वाला हनी ट्रैप नहीं है ये। ऐसे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, राइट, जिसने अभी हाल ही में एक कम तीव्रता वाले, एक लो इंटेंसिटी वाले आईईडी विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। एक विस्फोट किया इनने, और एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है ये हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। हनी ट्रैप नहीं, हाइनी ट्रैप। मैं स्पेलिंग बोलूं तो स्पेलिंग बोल देता हूं, HYNNIEWTREP, हाइनी ट्रैप, राइट। तो ये हनी ट्रैप नहीं है, राइट, हनी ट्रैप इज डिफरेंट थिंग। तो ये हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी रिसेंटली हाल ही में एक लो इंटेंसिटी के आईईडी ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। अपन को मेन फोकस करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म है HNLC। इसने डिमांड करी है और हमेशा से ये डिमांड करता है कि एक सोवरिन खासी होमलैंड होना चाहिए मेघालय में, कि मेघालय में खासी कम्युनिटी के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए, राइट। और ये एक ब्रेकवे फैक्शन है, मतलब कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था और अभी भी है, हाइनी ट्रैप अचिक लिबरेशन काउंसिल, HALC। तो HALC से अलग होकर ये HNLC जो है वो बना है, राइट। और ये पहला HALC जो था वो पहला मिलिटेंट ट्राइबल आउटफिट था मेघालय के अंदर, जो कि मिड 1980s के समय पर बना था। और उससे अलग जो है वो हो गया HNLC। और HNLC का मेन फोकस जो है वो खासी कम्युनिटी के लिए जो है वो एक अलग स्पेस जो है वो प्रोवाइड कराना, एक अलग उनके लिए जो है वो एक अलग जगह, एक मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप अलग करके हमें एक अलग ऑटोनॉमस रीजन जो है वो घोषित कर दो। तो ये उनका मेनली डिमांड रहती है। और हाइनी ट्रैप की अगर हम बात करें गाइस, तो इसका मतलब है खासी और जैनता कम्युनिटीज। और अचिक जो है ये गारो कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो हाइनी ट्रैप जो है वो खासी और जैनता कम्युनिटी
मतलब इसका मतलब है जैनता और खासी समुदाय, और अचिक का मतलब है गारो समुदाय, राइट। और HNLC जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है किसकी, खासी आइडेंटिटी और प्राइड की, खासी लोगों के पहचान और उनके गौरव के प्रतिनिधि के रूप में HNLC को जो है वो देखा जाता है, राइट। तो ये छोटी सी चीज थी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और गाइस इस ग्रुप ने जो है वो अभी एक अटैक जो है वो किया था शिलोंग के अंदर IED ब्लास्ट जो है वो हुआ था, राइट। और बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट करने के पीछे जो है ये ग्रुप HNLC जो है वो था, कि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस पर्टिकुलर ब्लास्ट की। हालांकि आपको कुछ और मतलब ब्लास्ट से रिलेटेड चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, आपसे पूछेंगे तो ज्यादा से ज्यादा यही पूछेंगे कि ये ग्रुप जो है वो कहाँ का है, तो थोड़ा मेघालय ध्यान में रखना। गाइस हम लोग बात करेंगे परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में, स्थायी सिंधु आयोग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। अभी रिसेंटली एनुअल मीटिंग जो है, वार्षिक बैठक जो है परमानेंट इंडस कमीशन की हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल रही है, जो कि ड्यू है, यानी कि ये बैठक होने वाली है। बट अभी तक कोई शेड्यूल सामने नहीं आया है कि ये कब बैठक होगी इंडिया और पाकिस्तान की, राइट। और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये मैंडेटरी है कि हर साल 31 मार्च से पहले पहले, राइट, हर साल 31 मार्च से पहले पहले, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में एक बार जो है वो बैठक होना मैंडेटरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, राइट। और किस चीज की बैठक, इंडस नदी के पानी को लेकर बैठक होना मैंडेटरी है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। तो आइए हम समझते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी एग्जैक्टली है क्या, तो बहुत ध्यान से सुनना। तो ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जल वितरण समझौता, राइट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस नदी का पानी जो है वो किस प्रकार से शेयर होगा उसको लेकर ये समझौता है, उसको लेकर ये ट्रीटी है। कब ये साइन हुई थी, तो 1960 में हुई थी कराची में, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। उस समय इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान थे। और वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी, ये समझौता जो है वो करवाया था। वर्ल्ड बैंक बीच में आकर उसने ये समझौता इंडस वाटर ट्रीटी का करवाया। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना कि इंडस वाटर ट्रीटी का समझौता किसने करवाया, तो वर्ल्ड बैंक ने करवाया। 1960 की ये ट्रीटी है। हाउ इज द इंडस वाटर शेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का जल का बंटवारा कैसे होता है, तो इस चीज को हम समझते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है गाइस, उसका पूरा कंट्रोल है 3 ईस्टर्न नदी के ऊपर। कौन सी ये 3 ईस्टर्न नदी है, रावी, बियास और सतलज। तो ये इन 3 नदी पर पूरा कंट्रोल जो है वो हमारा है, कंप्लीट कंट्रोल इंडिया का है। और जो वेस्टर्न रिवर है इंडस नदी की, जैसे कि इंडस, चेनाब और झेलम, तो ये 3 वेस्टर्न नदी जो है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान का है। तो ये पॉइंट, ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इस प्रोविजन के तहत इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, तो सभी का सभी पानी जो ईस्टर्न नदी का है, सतलज, बियास और रवि नदी का, जो कि टोटल 33 मिलियन एकड़ फीट है, तो हर साल ये एलोकेशन जो है वो इंडिया के पास अनरिस्ट्रिक्टेड जाता है। मतलब कि इंडिया के पास 33 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो हर साल पहुंचेगा। तो ये ट्रीटी ने क्लियरली मेंशन किया है। और वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल, जैसे कि इंडस, झेलम और चेनाब का कंट्रोल किसके पास है, पाकिस्तान के पास, अभी हमने डिस्कस किया। तो इसमें 135 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो पहुंचेगा पाकिस्तान के पास। तो ये बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताया गया था। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्लियर यहां तक बातें, आगे की चर्चा करते हैं। और अधिकार की बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, तो इस ट्रीटी के तहत इंडिया के पास पूरी तरह से अधिकार है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, जल विद्युत उत्पादन का पूरी तरह से अधिकार इंडिया के पास है, भारत के पास है, कि ये नदी जो है, मतलब नदी के बीच में आप ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो लगा सकते हो जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओ। बट आपको ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि किसी प्रकार से पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए। मतलब आपको जो डिजाइन जो होगा वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो किसी प्रकार से पानी को ना रोके। बट इस प्रोजेक्ट के डिजाइन जो है उसको जो है वो चैलेंज किया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। आप इंडिया के पास पूरा अधिकार है कि इंडिया किसी भी नदी, यानी कि 6 की 6 नदी पर अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी कि 3 नदी तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया के पास है, बट वेस्टर्न वाली नदी जो है वो उसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। बट हम वेस्टर्न नदी पर भी अपने प्रोजेक्ट जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, बट शर्त यह है कि पाकिस्तान किस चीज पर जो है वो अपना क्लेम कर सकती है,
इस प्रोजेक्ट के डिजाइन के ऊपर। ये क्लेम कर सकती है कि इस प्रोजेक्ट के कारण इस नदी का बहाव जो है वो कम हो रहा है, वो घट रहा है। तो इस तरीके से वो चैलेंज जो है वो कर सकती है। तो इस ट्रीटी के अंदर ये चीज जो है वो मेंशन है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। एंड ये अधिकार देती है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान वही चिंता जो है वो व्यक्त कर सकती है प्रोजेक्ट, इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डिजाइन के ऊपर, जो कि वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर बना है, जो चीज मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करी। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब परमानेंट इंडस कमीशन क्या है? तो परमानेंट इंडस कमीशन जो है गाइस एक बाइलेटरल कमीशन है, एक बाइलेटरल कमीशन, द्विपक्षीय आयोग है, और इसे क्रिएट किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के जो गोल्स हैं, एम है, उसको इंप्लीमेंट और मैनेज करने के लिए। तो ये जो समझौता हुआ, तो ये समझौते को इफेक्टिव बनाने के लिए, लागू करने के लिए ये परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो शुरू किया गया। एंड गाइस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कमीशन जो है, इसकी बैठक एटलीस्ट साल में एक बार होगी, ऑल्टरनेटिवली एक साल इंडिया में होगी, एक साल पाकिस्तान में होगी। तो ये एक बार बैठक करने की बात जो है वो परमानेंट कमीशन करता है। और परमानेंट कमीशन के यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन के क्या फंक्शंस हैं, राइट, इसके क्या कार्य हैं? तो ये स्टडी करता है, रिपोर्ट करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है नदी के पानी से रिलेटेड, या नदी के पानी पर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको रिपोर्ट करेगा और उस पर जांच करेगा, स्टडी करेगा। जो भी मुद्दा जो है वो पानी के शेयरिंग से रिलेटेड जो है वो उठता है, तो उसको रिजॉल्व करने का काम करता है ये परमानेंट कमीशन। और जो भी टेक्निकल विजिट्स वगैरह जो होती हैं वो अरेंज करवाता है कि प्रोजेक्ट की साइट में, या फिर क्रिटिकल रिवर हेडवर्क्स वगैरह होते हैं, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है उस पर, जैसे फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान को इंडिया में आकर विजिट करना है, राइट, पाकिस्तान की अथॉरिटी को प्रोजेक्ट की टेक्निकल चीज को जो है वो चेक करना है, तो ये विजिट जो है वो अरेंज कराता है ये कमीशन, परमानेंट कमीशन। क्लियर? और हर 5 वर्षों में, हर 5 सालों में एक बार जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, राइट, उसकी जांच करने के लिए नदियों के निरीक्षण हेतु, यानी कि नदियों पर इंस्पेक्शन करने हेतु सामान्य दौरा करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। यानी कि इस कमीशन के मेंबर जो है वो सभी नदी पर हर 5 साल में एक बार जो है पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो कैलकुलेट करने के पर्पस के लिए हर एक नदी, जो भी ये 6 नदी हम लोग को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत देखने को मिल रही है, तो इन नदियों पर ये जांच करते हैं, राइट, जाकर कि प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में पानी रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा, जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी में चीजें मेंशन थी तो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज भी जो है ये सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा नेसेसरी स्टेप्स इनके द्वारा लिया जाता है जो ट्रीटी है उसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। तो ये चीज हमने जो है वो देखी, कमीशंस, परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में बात करी, कमीशन के फंक्शंस के बारे में हमने बात करी, राइट, और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो है वो हमने चर्चा करी, राइट, डिटेल में। और अभी जो टॉपिक जो न्यूज में आया था उसके बारे में मैंने आपको एक आइडिया दिया। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक परमानेंट इंडस कमीशन का, स्थायी सिंधु आयोग का। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस टॉपिक को एंड करने से पहले एक आपको टास्क देना चाहता हूं मैं। आपको करना क्या है, इंडस नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको आप मैप ड्रॉ करो और मैप पर बनाओ, मैप पर बनाकर अपने पास रखो, राइट। और मैप भी जो है गाइज आपको कोशिश करना है कि अपने हाथों से जो है वो मैप बनाना है, ठीक है, यानी कि पेंसिल से आपका मैप जो है वो ड्रॉ होना चाहिए, पेन से आप ड्रॉ करो मैप, उसकी प्रैक्टिस करो लगातार, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है वो बतानी थी और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइज। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड। जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है आप समझिएगा। और गाइज ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जनवरी महीने में एसबीआई की ब्रांच से जो बेचे गए हैं वो 1213 करोड़ रुपए के बेचे गए हैं, 1213 करोड़। न्यू दिल्ली ब्रांच से 784.84 करोड़ रुपीस के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए, और मुंबई ब्रांच से, एसबीआई की मुंबई ब्रांच से 489.6 करोड़ की वर्थ के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। तो हम समझेंगे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो क्या होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना होता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान में रखना। ये बॉन्ड जो है गाइस किन मल्टीपल्स में इशू किए जाते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार की वैल्यू में जो है वो ये बॉन्ड बिकते हैं। यानी कि आप 1000 का एक बॉन्ड खरीद सकते हो, 2 बॉन्ड खरीदना 2000 का, या 10,000 के आपने 2 बॉन्ड खरीद लिए, या 1 लाख, मतलब इस प्रकार के फिगर में जो है ये बॉन्ड बिकते हैं, राइट। और कितने भी मैक्सिमम लिमिट में ये बॉन्ड आप जो है वो खरीद सकते हो। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है गाइस ये ऑथराइज है, यानी कि ये ऑथराइज इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो इशू कर सकती है और पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर सकती है। तो आप ध्यान में रखना, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सिर्फ इकलौती ऐसी बैंक है
जिसके पास पावर है इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने की और पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की। और इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी मात्र 15 दिन की होती है, यानी कि आपने अगर आज इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किया तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टी के पास जो है वो देना पड़ता है और पॉलिटिकल पार्टी को डिपॉजिट करना पड़ता है अपने अकाउंट में, राइट। इसके अलावा ये जो बॉन्ड जो होते हैं गाइस, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर्ड अकाउंट में ही या फिर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ही डिपॉजिट होंगे। और ये बॉन्ड जो है गाइस, ये कोई भी व्यक्ति इस बॉन्ड को परचेज कर सकता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, राइट। और जिसकी कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश होनी चाहिए, यानी कि इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी और इंडियन सिटीजन ही सिर्फ इस बॉन्ड को जो है वो परचेज कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, राइट, बट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एंड सेकेंडली, 10 दिन के पीरियड के लिए ये बॉन्ड जारी किया जाता है। और किन किन महीनों के 10 दिन के पीरियड के लिए बॉन्ड जारी किया जाता है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, हर 2-2 महीने छोड़ दो आप, जनवरी के बाद 2 महीने छोड़ दो अप्रैल आ जाए, अप्रैल के बाद 2 महीने छोड़ दो आपको जुलाई आ जाएगा, जुलाई के बाद 2 महीने छोड़ दो आपको अक्टूबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, 2-2 महीने के गैप में ये बॉन्ड जो है वो जारी किए जाते हैं। और हर महीने की 10 तारीख तक, हर महीने की 10 तारीख तक ही, मतलब ये बॉन्ड यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 10 डेज के लिए ही ये बॉन्ड जो है वो इशू किए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, या फिर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी तो उस समय पर ये बॉन्ड जो है वो ओपन होंगे बैंक के द्वारा इशू करने के लिए। और एक पर्सन जो कि एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कि ये बॉन्ड जो है वो खरीद सकता है, सिंगली या फिर जॉइंटली, यानी कि 2 व्यक्ति भी मिलकर जो है वो बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं। और डोनर का नाम, किसने डोनेट किया है, वो इस बॉन्ड के अंदर मेंशन नहीं होता, राइट। तो ये सीक्रेसी होती है, डोनर का नाम नहीं मेंशन जो है वो होता है इसके अंदर। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन डोनेट कर रहा है, तो उस डोनर का नाम जो है वो मेंशन नहीं रखा जाता। अब ये क्यों नहीं रखा जाता, ये सवाल उठेगा। तो वो इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अगर फेवर में आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वो उससे, इंडिविजुअल व्यक्ति उससे फेवर मांगे। गाइस देखो, ये सब बातें तो अपनी जगह, इलेक्टोरल बॉन्ड, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ जो बात आपको ऑलरेडी पता भी है। बट मेंस में इतना ज्यादा कुछ ये मत लिखना, मेंस में अगर लिखना है तो आप ये चीज जो है वो जरूर मेंशन करना कि हमें जितने भी लूप होल्स हैं, राइट, पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग से रिलेटेड, उसको रोकना चाहिए, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेने चाहिए। अगर आप इस प्रकार, देखो क्या होता है, कई बार बात मेरी गंभीरता से सुनना, कई बार मुझे स्टूडेंट जो है वो बोलते हैं, या मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट जो अभी भी प्रिपरेशन जिन्होंने करना शुरू किया है, वो बहुत ही ज्यादा एकदम ज्यादा बिल्कुल वो रहते हैं ना कि यार हम तो बिल्कुल सच्चाई लिखेंगे अपने मेंस में। मेंस में ज्यादा सच्चाई लिखोगे ना तो निपट दिया जाओगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आई एम टेलिंग इट ब्लंटली। क्यों? इस चीज को प्रैक्टिकली समझो। और अब मैं आपको जो बताऊंगा उससे मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। यार आप सर्विस में एक बार एंटर हो जाओ, फिर आप अच्छे काम करो, जो चीज आपको बदलनी है वो आप बदलो। बट जब तक आप सर्विस में नहीं हो ना, यू आर नथिंग, यू आर अ कॉमन मैन। और कॉमन मैन पावरलेस होता है, राइट। जब पहले सर्विस में जाओ और उसके बाद फिर एक्शंस लेने की बात करो, राइट। जब तक आप सर्विस में नहीं गए हो ना, तब तक शाण बत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आप तो ये तो गलत कर रहे हो, आप गलत लिखने को जो है वो बोल रहे हो। देखो यार, मैं वो लिखने को बोलता हूँ जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर आपका सिलेक्शन के लिए काम करना, आपको वो चीज बताना जिससे कि आपकी मदद मिलेगी सिलेक्शन में, वो चीज ना बताना कि जिससे कि आप जो है वो उसमें आपको मार्क्स ही ना मिले। लिख दो जाकर सच्चाई। कई बार स्टूडेंट जो है, जैसे कि अभी जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, अब रूलिंग पार्टी जो भी है, राइट, अभी उस पर अपन नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि यू गाइस आर ब्यूरोक्रेट। आपके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो महत्व नहीं रखती है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉमन मैन के लिए महत्व रखती है, आपके लिए ये देश महत्व सबसे ऊपर है, राइट। आपके लिए अच्छे काम सबसे ऊपर है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, वो आपके लिए ऊपर है, राइट। तो आपके लिए ये सब एक पॉलिटिकल पार्टी का फेवरेटिज्म जो है वो आप लोग के लिए नहीं। यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप ब्यूरोक्रेट्स बनोगे आगे चल के। एंड ब्यूरोक्रेट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, इस देश के हित को सपोर्ट करता है वो, कि इस देश के इंटरेस्ट की बात होगी तो उस पर वो फेवर करता है। एंड आई थिंक यू गाइस एग्री विद दैट कि हमें इस देश के हित पर जो है वो फोकस करना चाहिए, रादर देन जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो भी अच्छा काम कर रही है बहुत अच्छी बात है, जो बुरा काम कर रही है कोई बात नहीं, हम जो है वो लोगों को बताएंगे, हाईलाइट करेंगे उनके बुरे काम। बट ध्यान रहे, अपने पेपर में अगर आपको गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स लिखनी है तो वो सजेशन वाले कॉलम पे लिखो, वो बॉडी वाले कॉलम पे मत लिखो मेंस के आंसर के। क्योंकि बॉडी वाले कॉलम पे आप लिखोगे ना तो वो क्या चीज रिफ्लेक्ट करेगा, यू आर एंटी रूलिंग पार्टी या एंटी अपोजिशन पार्टी, ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो, अब आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है आपको नहीं पता है कि नहीं। आपने किसी गवर्नमेंट के बारे में जो है वो अपनी राय लिख दी, अब सामने वाले को, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, यू गाइस एग्री विद दैट कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, राइट। अब सामने वाला जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसका ओपिनियन आपसे अलग है, फिर क्या होगा, फिर 0 मार्क्स मिलेंगे, निपटा दिए जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो लिखो वो जिससे सिलेक्शन हो। एक बार सर्विस में एंटर करो, फिर डू व्हाटएवर यू वांट, जो चीज आपको करनी है वो करो सर्विस में एंटर होने के बाद,
बट एंटर होने के लिए यू हैव टू प्ले स्मार्टली। गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर काफी सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, सर ये तो गलत बात है, ऐसा है वैसा है। कर लो फिर, अपनी मन की करो, मैं कभी किसी को नहीं रोकता। मेरे पास मैसेजेस भी आए कुछ लोगों के पर्सनली कि सर यू आर गाइडिंग in a wrong way, please don't guide UPSC aspirants. I guide UPSC aspirant to get selected. I guide for their selection. मैं सिर्फ उसी लिए आपको गाइडेंस देता हूं कि जिससे कि आप सेलेक्ट हो, आपके सिलेक्शन के लिए गाइडेंस देता हूं। बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट कि देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम जिसको आप रिजॉल्व करें, बट आप जब एंटर करेंगे तब आप रिजॉल्व कर पाएंगे। आई नो द प्रॉब्लम्स, वी ऑल नो अबाउट द प्रॉब्लम्स, वी ऑल नो कि सरकार के जो है वो काफी फेवरेट वो होते हैं, लोग होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जो सरकार को फंड करते हैं, एंड सरकार फेवर देम। ये क्लियरली विजिबल है, वी नो अबाउट इट, बट कैन यू स्टॉप इट? यू कांट स्टॉप इट अंटिल अनलेस आप पोजीशन पे नहीं पहुंचते, अंटिल अनलेस आप ब्यूरोक्रेट नहीं बन जाते। बट ब्यूरोक्रेट बनने के लिए यू हैव टू प्ले स्मार्टली, यू हैव टू प्ले व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स। क्वेश्चन आपकी जो है वो डिमांड कर रहा है कि आपको उसके पॉइंट्स है वो लिखकर बताने, आप अच्छे पॉइंट लिखो, बुरे पॉइंट लिखो। अब अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो करोगे, टारगेट करोगे, तो दैट विल बिकम नेगेटिव फॉर यू। आपको नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति जो है वो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहा है, आपको नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग कि कौन आपकी कॉपी चेक कर रहा है। सो यू हैव टू प्ले स्मार्टली। मैंने हमेशा बोला है कि आपको अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो सजेशन में क्रिटिसाइज करो, बॉडी पे क्रिटिसाइज मत करो, इवन इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है, कोई इंसान गलत कर रहा है, तो उसको एकदम मुंह पे मत बोलो कि तुम गलत कर रहे हो, भड़क जाएगा, मारेगा अलग आपको, या आपको गाली बकेगा, आपको पसंद नहीं करेगा। उसको ये बोलो कि यार ये तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, बट तुम अगर इस तरीके से कर लेते ना तो और ज्यादा बेटर बनता, तो उससे उसको भी बुरा नहीं लगेगा, आप अपनी बात भी रख लोगे। यू हैव टू यार, आप लोग प्रोफेशनल्स बनने वाले हो, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो। ब्यूरोक्रेट्स की एक अलग पर्सनालिटी होती है यार, वो पर्सनालिटी अपने अंदर डेवलप करो। यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। आप इस नेशन को सर्व करने वाले हो। आपका काम जो होगा, एक दिन प्राइम मिनिस्टर से मिलने का होगा, दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर से मिलने का होगा, प्रेसिडेंट से मिलने का होगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्विस कि जो आपको टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट लेकर जाएगी। तो अपनी पर्सनालिटी बनाओ, कॉमन मैन की तरह बिहेव मत किया करो यार। हर चीज में कंप्लेन, हर चीज में ये फालतू काम मत किया करो। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो डिप्रेस हो गए, रोने लगे, ये सब आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ब्यूरोक्रेट बनने की, टॉप मोस्ट सर्विस में एंटर करने की। आपकी एक अलग पर्सनालिटी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल। यू हैव टू बी प्रोफेशनल। अपने काम से काम में मतलब रखो ना यार, फालतू की चीजें मत किया करो। मैं, मेरे पास आते हैं कई बार मैं सोचता हूँ कि न्यू कमर्स है, अभी इनको पता नहीं है, इनको मैं समझाऊंगा, फिर इनको पता लगेगा कि हाँ यार इनको कैसे ऑपरेट करना है। यू गाइज हैव टू ऑपरेट लाइक एन ऑफिसर। अभी से ऑफिसर बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लाइफ में घुस जाओगे। वो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज को पाने के लिए दिमाग जो है वो पहले सोचता है, उसके बाद कोई भी इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन कहां से हुआ? दिमाग से हुआ ना। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको अपने दिमाग को बार बार वो सिग्नल देना पड़ेगा कि आपको वो बनना है, और उस बनने के लिए वो पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट कि आपने किताब पढ़ ली और हो गया। दिस एग्जाम इज टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एग्जाम। ऑफिसर पर्सनालिटी बनाकर छोड़ेगा ये आपको एग्जाम, अगर आप तरीके से चलोगे तो। चलो एनीवेज, तो भी हम किस चीज की बात कर रहे थे कि डोनर का नाम इसके अंदर मेंशन नहीं होता है, राइट? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे किस पर्पस के लिए नहीं होता? कि वो डोनर जो है वो फेवर ना मांगे आगे चल के, या पॉलिटिकल पार्टी को ना पता लगे। बट आप मुझे खुद बताओ, अगर ये, इसमें एक लूप होल मैं आपको बताता हूं, चलो, बट ये चीज लिखने वाली नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज लिखना है कि देयर आर मेनी फ्लॉज विच नीड टू बी रिजॉल्व। लाइक कि जैसे कि स्ट्रिक्ट जो है वो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कि कौन व्यक्ति जो है, और भी एनोनिमिटी जो है वो होनी चाहिए, राइट? मतलब इन टर्म्स ऑफ फिगर्स ऑल्सो, कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी के पास, अब आप मुझे एक चीज समझाना, सामने वाले व्यक्ति ने जो है वो बॉन्ड एसबीआई से जो है वो परचेज कर लिया, राइट? तो यहीं की यहीं इस बॉन्ड को जो है वो डिपॉजिट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए, राइट? फर्स्ट पॉइंट कि एसबीआई में आप डायरेक्टली जो है वो जाकर पॉलिटिकल पार्टी को डिपॉजिट कर दो। सेकेंडली, इसके अंदर आपको इंप्रूव करना है तो आप ये कर सकते हो कि एसबीआई बैंक के पास कोई व्यक्ति आया है डिपॉजिट करने एक पर्टिकुलर अमाउंट, राइट, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट पे, तो एट अ टाइम उस पॉलिटिकल पार्टी को विजिबल नहीं होना चाहिए कि उसके अकाउंट में जो है वो कितने अमाउंट जो है वो एंटर हुए हैं। वो एक्चुअली जैसी पूरी प्रोसीडिंग खत्म हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट उसके पास जो है वो चले जाना चाहिए, राइट? एंटर कर देना चाहिए। बट इसमें भी पता है बहुत सारे फ्लॉज हैं। यू कैनॉट स्टॉप दिस पर्टिकुलर थिंग एट राइट नाउ, क्योंकि आप मुझे खुद समझाओ, जैसे कि मैं हूं और आप हैं, ठीक है, अपन दोनों की बात करते हैं। अभी मैंने आपसे बोला कि यार एक काम कर, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। कौन 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है? आप कर रहे हो। मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए जैसे ही आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि नहीं समझ जाऊंगा कि आपने किया है? मेरे पास आपका नाम भी ना है, आपने कहीं से भी करवा दी हो। जैसे होता है ना, आप अपने दोस्त से बोलते हो
कि यार भाई मैं तेरे अकाउंट में जो है वो इतने रुपए डलवा रहा हूँ, ये दूसरे के अकाउंट में दूसरे के अकाउंट से डलवा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उसके पास पैसा आ जाता है, वो बोलता है कि हाँ भाई ठीक है थैंक यू, तो उसको तो पता लग गया ना पैसा आ चुका है। सेकेंडली, आप मुझे ये बताओ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपसे फेवर लेना चाहता हूं, तो मैं तो बैंक के बाहर बाहर खड़ा जाऊंगा कार में, मैं बढ़िया अपनी फॉर्च्यूनर में बैठा रहूंगा, आपको बोलूंगा जा यार जाके डलवा लिया पैसे, है ना? तो क्या हुआ, फेवर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा होता है। we all know about these things but there are flaws in the system and we need to resolve this flaws। और ये सब चीजें अगर आप स्ट्रिक्टली किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हाईलाइट करके अगर ये चीज बोलोगे ना, तो दैट विल टोटली मतलब गो अगेंस्ट योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, वो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाएगा। तो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने आंसर में टारगेट मत करो। और इवन इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो देयर इज नथिंग फेवरेटिज्म अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी फॉर यू गाइज। को आपके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा फेवरेटिज्म नहीं है आप लोग के लिए। कॉमन मैन के लिए वो सब चीजें हैं, कॉमन मैन को पसंद है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, उसी के वो गाना गाता रहता है। आप इस देश के हित के लिए काम कर रहे हो, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज कि जिससे कि ये हमारी कंट्री डेवलप हो, रिफॉर्म्स आए, सुधार आए हमारी कंट्री के लिए, है ना? इसीलिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए प्रिपेयर करो। वैसे अगर वो करना है आपको काम, तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करने में, नेतागिरी करो, जाओ वोट्स अपने इकट्ठे करो, उस तरीके से लेजिस्लेचर के अंदर एंटर करो। ब्यूरोक्रेसी में एंटर करना है तो आपका माइंडसेट एक अलग होना चाहिए। चलो मेरे ख्याल से बात थोड़ी समझ में आई होगी, आपके दिमाग में बैठी होगी। अब कुछ इश्यूज हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। दो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है गाइस, ये बेसिकली ट्रेडिशनल अंडर द टेबल डोनेशन के अगेंस्ट काम करती है, उसको चेक करने के लिए काम करती है कि अंडर द टेबल डोनेशन नहीं होने चाहिए, मतलब करप्शन नहीं होने चाहिए। ये इंसिस्ट करती है कि चेक और डिजिटल पेपर ट्रायल जो है वो ट्रांजैक्शन का होना चाहिए। और काफी सारे ऐसे प्रोविजन हालांकि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर है जो कि इसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। तो जैसे कि एनोनिमिटी, तो नीदर द डोनर हु कुड बी एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट नॉर द पॉलिटिकल पार्टी ऑब्लिगेटेड टू रिवील whom द डोनेशन कम्स फ्रॉम। तो किसी को भी नहीं पता होता कि कहां से ये पैसा जो है वो आया है, राइट? किसी भी इंडिविजुअल, ना कोई इंडिविजुअल पर्सनली जो है वो पता कर सकता है, ना पॉलिटिकल पार्टी पता कर सकती है। बट जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी कि अगर आप 1 लाख रुपए डलवा रहे हो और पहले से इन्फॉर्म कर दो तो पता तो लग ही जाना है। सेकेंडली, एसिमेट्रिकली ओपेक, सिर्फ दिखावा है ये। आप मुझे खुद बताओ, एसबीआई जो है वो सरकारी बैंक है कि नहीं? तो ऑब्वियस ही बात है कि जब चाहे तब सरकार जो है वो उस पोजीशन पर रहती है जानने के लिए कि किसने डोनेट किया है। सरकार के पास पावर है ही, राइट? तो आप कैसे रोक पाओगे? फिर नहीं रोक पाओगे। एंड चैनल जो है ब्लैक मनी का, तो वो भी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें जो कॉर्पोरेट डोनेशन की जो कैपिंग है 7.5% की, उसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया गया। मतलब कि एक कंपनी जो है वो जितना चाहे अमाउंट, यानी कि अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट उठाकर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? याद करो शेल कंपनीज के बारे में। आपको शेल कंपनीज के बारे में कुछ पता है? कुछ ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो सिर्फ पेपर पर ही रहती हैं, और इन लोग क्या कर सकते हैं, उस कंपनी को जो है वो दिखाकर कि ये कंपनी जो है ये सिर्फ ऑन पेपर है, कहीं इसका ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई इसमें काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सब पूरी चीज सिर्फ कागज पे है। इन्होंने एक कंपनी बनाई कागज पे, अपना काला पैसा उठाया, 100 करोड़ रुपए उठाकर जो है वो डोनेट कर दिया, ये बताते हुए कि ये कंपनी ने डोनेट किया है। तो क्या हुआ, काला पैसे को आपने व्हाइट भी कर दिया और पॉलिटिकल पार्टी को लीगल मींस के थ्रू जो है वो डोनेट करवा दिया, ना कि इलीगल मींस के थ्रू। तो ऐसे करके मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है। तो ऐसे काफी सारी प्रॉब्लम्स है यार, एंड आपको पता है प्रॉब्लम्स के बारे में, बट आपको स्मार्टली अपने आंसर्स को बनाना है, लिखना है। और ये कब आएगा? डोंट वरी, ये प्रैक्टिस के चलते चलते आ जाएगा, ठीक है? चलो, तो ये चीज आपको थोड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आपको समझानी थी, बतानी थी। उम्मीद करता हूं अच्छे से पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। केरला ने प्रपोजल रखा है कि लोकायुक्त की जो शक्तियां हैं, लोकायुक्त की जो पावर है, उस पर ये लिमिटेशन लगाएगा, लोकायुक्त की पावर को कंट्रोल करेगा। केरला सरकार का ये प्रपोजल सामने आया है। बट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैं थोड़ा सा आपको अभी अभी बताना चाहता हूँ लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। हालांकि डिटेल में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी अगर वो करप्शन करते हैं या अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट, या फिर किसी पर्सनल रीजंस के कारण जो है वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, राइट, जैसा करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है लोकपाल और लोकायुक्त के तहत। यानी कि सिंपल तरीके से ध्यान में रखो कि करप्शन के मामले जो होते हैं, सरकारी कर्मचारी के करप्शन के मामले लोकायुक्त और लोकपाल के सामने आते हैं। लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट पर के आधार पर काम करती है, सेंट्रल लेवल पर काम करती है। लोकपाल और लोकायुक्त स्टेट लेवल पर काम करती है। तो ये अभी बेसिक सी एक चीज आप समझो, राइट? तो जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ध्यान से सुनना।
तो केरला सरकार ने प्रपोजल रखा है कि केरला लोकायुक्त एक्ट को ये अमेंड करेंगे एक ऑर्डिनेंस के तहत, एक अध्यादेश के तहत, और इसी के चलते क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचनाएं भी बहुत ज्यादा आ रही है अपोजिशन की तरफ से केरला सरकार के ये कदम को देखते हुए। तो इन्होंने चेंजेस को जो प्रपोजल जो रखा है यानी कि प्रस्तावित इनका जो परिवर्तन है, तो ये बोल रहे हैं कि लोकायुक्त जो भी अपना डिसीजन देते हैं, जो भी वर्डिक्ट देते हैं, जो भी जजमेंट देते हैं, उस जजमेंट को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने की पावर जो होनी चाहिए वो सरकार के पास होनी चाहिए, एक बार अपॉर्चुनिटी देने के बाद, राइट। लोकायुक्त के फैसले को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है सरकार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद। तो ये पावर मांग रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर गवर्नमेंट ये कह रही है कि लोकायुक्त जो भी डिसीजन दे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो डिसीजन सही होगा, मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, राइट। ऑब्वियस ही बात है कि इसमें तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म जेन्युइनली है कि आना ही चाहिए, राइट, क्योंकि इस तरीके से तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी जो है वो कर सकती है, राइट, आर्बिट्ररी तरीके से जो है वो कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है, राइट। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सरकार, पॉलिटिशियन ने अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर दबाव डाला, उसको काम करने जो है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, यानी कि क्योंकि होता है ना कि कई बार जैसे कि आप जब ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करेंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, आपके ऊपर भी पॉलिटिशियन का दबाव आएगा, डेफिनेटली आएगा, राइट। उनके दबाव में रहकर अगर आप चीजें अगर नहीं कर रहे हो तो फिर पॉलिटिकल पार्टी आपको सेव कर लेगी लोकायुक्त के डिसीजन से भी, अगर बाई चांस आप फंस जाते हो तो। वैसे आई नो यू गाइज आर वेरी लाइक ऑनेस्ट पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे लोग हो आप, राइट। इस देश की हित के लिए जो है वो आप सोचते हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बट सर्विस पे जाने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है यार। देखो, मेरा तो ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपको सिलेक्शन तक जो है पहुंचाना, आपको सही तरीके से पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देकर, फिर बाकी फिर आपके ऊपर है कि आपको करप्शन करना है या नहीं लेना है, गिफ्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, दैट इज टोटली अप टू योर एथिक्स जीएस पेपर 4, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो या तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है लोकायुक्त के डिसीजन को, अपॉर्चुनिटी देने के बाद, एक बार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद। और आज की डेट में सेक्शन 14 जो हम लोग को लोकायुक्त एक्ट का देखने को मिलता है, उसके तहत कोई भी पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट, जैसा ही लोकायुक्त ने अपने डायरेक्शन दिए, एक पब्लिक सर्वेंट को बोला कि आप जो है अपने पद को छोड़ो, यानी कि एक लोक सेवक को पद खाली करना जो होता है वो अनिवार्य हो जाता है एक बार जैसे ही लोकायुक्त अपना डिसीजन देती है, तो यानी कि उनका डिसीजन फुल एंड फाइनल जो है वो होता है। और संशोधन के जो विरोध का कारण है वो क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये ऑर्डिनेंस के तहत लाया जा रहा है, एक अध्यादेश के तहत लाया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि कोई भी प्रॉपर डिस्कशन जो है वो नहीं हो रहा है इस चेंजेस के ऊपर, इस अमेंडमेंट के ऊपर। हाउस के अंदर कोई डिस्कशन जो है वो नहीं हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ ये उल्लंघन करता है सेंट्रल लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के फंडामेंटल स्पिरिट को, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि लोकपाल और लोकायुक्त इसलिए लाए गए हैं जिससे कि पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर जो है वो नियंत्रण रखा जा सके, रेगुलेशन जो है वो रखा जा सके। पब्लिक अथॉरिटीज करप्शन करने से पहले एक बार डरेंगी, अगर बाई चांस वो फंस जाते हैं तो उनको अपने पद को खाली करना पड़ेगा, अपने ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा, है ना। तो फिर उनके पास कोई पावर नहीं बचेगी फिर अगर लोकायुक्त लोकपाल के तहत उनका केस चला जाता है तो ये डर जो है वो फिर खत्म हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, पब्लिक ऑफिशियल्स के बीच में और करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज थी पूरी न्यूज जो हम लोग को देखने को मिली। अब हम बात करते हैं कि लोकायुक्त जो है वो क्या है। तो सेंट्रल लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 सामने आया था, ये कानून हमें देखने को मिला था, जो कि नोटिफाई हुआ था 2014 को, 1 जनवरी 2014 से। एंड लोकायुक्त जो है गाइस वो स्टेट लेवल पर काम करते हैं और सेंट्रल लेवल पर लोकपाल काम करते हैं। और ओरिजिनली जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन में ये कहा गया था कि हर एक स्टेट के अंदर मैंडेटरी होगा, एक लोकायुक्त की सीट होनी चाहिए कि हर एक स्टेट में, यानी कि जब स्टार्टिंग में ये कानून आया था तो उसमें ये मैंडेटरी बताया गया था कि हर एक स्टेट के अंदर लोकायुक्त होना जो है वो अनिवार्य होगा। बट बाद में जो है वो अपोजिशन यानी कि इसका विरोध किया गया, तो कानून को चेंज किया गया। कानून के अंदर ये चीज मेंशन कर दी गई कि स्टेट जो है, राज्य जो है वो डिसाइड करेंगी कि लोकायुक्त को लाना है या नहीं लाना है और किस प्रकार की पावर्स लोकायुक्त के पास होंगी। तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगी। एंड स्टेट जो है वो पूरी तरह से ऑटोनॉमी है, मतलब स्टेट के पास पूरी शक्तियां हैं कि वो फ्रेम कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग इस कानून को। लोकायुक्त की पावर हर एक स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरी करती है वेरियस एस्पेक्ट्स में, जैसे कि उनके टेन्योर्स की बात करें या फिर किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल जो है उसको प्रोसिक्यूट करना है, मतलब उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू करनी है, राइट। तो उसके लिए उनको सैंक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि मंजूरी जो है वो लेनी पड़ेगी। तो ऐसी अलग अलग स्टेट्स में हम लोग को अलग अलग शक्तियां जो है वो लोकायुक्त की देखने को मिलती है। मतलब कि कुल मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही पूरी पावर्स हैं कि लोकायुक्त को किस टाइप की शक्ति जो है वो प्रदान करना, राइट। और लोकपाल की बात करें, लोकपाल कौन होते हैं, तो प्रोविजन जो है गाइस लाया गया था सेंट्रल लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के अंदर एक लोकपाल को जो है वो अपॉइंट करने का। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन और 8 मेंबर होते हैं। और चेयरपर्सन जो होते हैं लोकपाल के, वो फॉर्मर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या फिर फॉर्मर ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या कोई भी ऐसे एमिनेंट पर्सन जो कि मतलब स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। तो ये जो है वो लोकपाल के चेयरमैन की एलिजिबिलिटी है, राइट। एंड मेंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं और 8 में से 4 मेंबर तो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और मिनिमम 50% मेंबर जो होने चाहिए वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन कैटेगरी के होने चाहिए। 50% मेंबर्स इन कैटेगरीज के होना अनिवार्य है, जरूरी है। तो इनके रोल्स और फंक्शंस की बात करें तो ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा ही दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज वगैरह जो होती हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उनको रिजॉल्व करने का काम होता है लोकायुक्त और लोकपाल का, राइट। और लोकपाल का जो क्षेत्र अधिकार होता है उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कार्रवाई करने की शक्ति होती है। तो लोकपाल इतनी पावरफुल बॉडी है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकती है और जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के जो ऑफिसर्स होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की, तो आपके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई जो है वो लोकपाल कर सकती है। बट आई नो कि आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी बिकॉज यू गाइज आर वेरी ऑनेस्ट एंड इस नेशन के हित के लिए जो है वो आप काम करने के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट। और लोकपाल जो है गाइज ये अपॉइंट किया गया था 2019 में, यानी कि इस पोजीशन को, लोकपाल की पोजीशन को 2019 में अपॉइंट किए गए थे, राइट। और उसके बाद रेलिवेंट रूल्स जो है वो फ्रेम किए गए और लोकपाल ने अपनी फंक्शनिंग करना शुरू किया मार्च 2020 से। और एट प्रेजेंट जरा बताओ कि हमारे जो चेयरमैन है लोकपाल के, उनका क्या नाम है, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर करंट चेयरमैन का नाम। एंड हमें क्यों इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है, तो कुशासन की बात करें यानी कि माल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो कुशासन या माल एडमिनिस्ट्रेशन एक दीमक की तरह है जो एक राष्ट्र की नींव को धीरे धीरे नष्ट कर सकता है। ये सेंटेंस नोट डाउन करो, मेंस में लिखना कि कुशासन, माल एडमिनिस्ट्रेशन एक दीमक की तरह है जो एक राष्ट्र की नींव को, एक नेशन के फाउंडेशन को धीरे धीरे नष्ट कर सकता है और प्रशासन को अपना कार्य पूरा करने से रोकता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन। और इस समस्या का मूल कारण भ्रष्टाचार है, करप्शन है। और अधिकांश भ्रष्टाचार रोधी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को पिंजरे का तोता, केज्ड पैरेट और उसके मालिक की आवाज, इट्स मास्टर्स वॉइस बता चुका है कि सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे डम और डेफ होती है। मतलब कि सीबीआई जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए काम करती है। तो ऐसा कई बार इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा है। और इनमें से कई एजेंसियां मात्र एक सलाहकार निकाय हैं और इनके पास कोई प्रभावी शक्ति नहीं है, इनकी सलाह का शायद कभी पालन किया जाता है। और इन सबके अलावा संस्थाओं के कामकाज में आंतरिक पारदर्शिता यानी कि इंटरनल ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही इन एजेंसियों पर नियंत्रण करने के लिए कोई अलग और प्रभावी तंत्र नहीं है। इसलिए आवश्यकता है इस प्रकार के लोकपाल जैसे स्वतंत्र संस्था की। और भारतीय राजनीति के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक कदम है जिसने भ्रष्टाचार के कभी ना कभी खत्म होने वाले खतरे का समाधान पेश किया है। तो लोकपाल और लोकायुक्त करप्शन के अगेंस्ट जो है वो काम करने के लिए ये बॉडी जो है वो एस्टैब्लिश की गई है, इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो कितना बढ़िया सा लोकपाल से रिलेटेड, लोकायुक्त से रिलेटेड कितना बढ़िया सा ये टॉपिक था जिसमें आपको कितनी सारी चीजें फैक्चुअल मिली है प्रीलिम्स के लिए, कितनी सारी चीजें मेंस के लिए मिली है, कितने अच्छे से आपके कंसेप्ट्स इस पर्टिकुलर पूरे आर्टिकल्स के थ्रू डेवलप हुए हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार गाइस कि रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स फॉलो करो। इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं ना ही सिर्फ आपकी करंट अफेयर्स पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे बल्कि आपके काफी सारे जो स्टैटिक पोर्शंस के टॉपिक हैं, राइट, स्टैटिक पोर्शन जीएस के टॉपिक्स हैं, वो आपके साथ ही साथ फिनिश होते चलते हैं। क्योंकि देखो आज की डेट में जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो पूरा क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। भले ही आपसे करंट अफेयर्स का मतलब लोग गलत समझते हैं, उनको लगता है कि न्यूज है, न्यूज नहीं। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में कोई न्यूज थोड़ी ना पढ़ना होता है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में न्यूज में क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, जो करंट में जो चीज चल रहा है, और मेन चीज उसके बैकग्राउंड में पूरे डेटा को आपको स्टडी करना है, स्टैटिक पोर्शन को लिंक करते हुए इसमें काम करना है आपको। लोग सिर्फ न्यूज पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा बॉस, आपको एक तरीके की एनालिसिस पर कमांड रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई न्यूज आई है तो उसके पीछे के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पूरे जो है वो करने पड़ेंगे, यानी कि जो भी पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन्ड है तो उसको डिटेल में कवर करना है, जो चीज मैं यहाँ पर आपकी करवाता हूँ। तो फोकस करो, इस तरीके से तैयारी रखो, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्रिमिनल लॉज के अमेंडमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि मैरिटल रेप जो होती है, वैवाहिक बलात्कार जो होता है, उसका अपराधीकरण क्यों जरूरी है, इसके पूरी चीज A to Z डिटेल में कवर करेंगे। एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कमिटीज बनी है जो कि
क्रिमिनल लॉज जो हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए सामने लाई गई हैं, यानी कि रिफॉर्म सुधार के लिए क्रिमिनल लॉज जो हैं उनके सुधार के लिए कौन सी कमेटी पास में बनी है। सो गाइस आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा राज्यसभा को सूचित करते हुए दी गई जानकारी के अनुसार आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधनों अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉज के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतलब कि सरकार द्वारा राज्यसभा को यह सूचित किया गया है कि इन्होंने शुरुआत कर दी है क्रिमिनल लॉज को अमेंड करने की, क्योंकि काफी सारे ऐसे कानून है, क्रिमिनल लॉज हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, उसको अपडेट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और कुछ नए नए क्रिमिनल लॉज जो है वो लाने की भी आवश्यकता है। तो इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये जानकारी सरकार ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रदान की, जिसमें पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के रूप में शामिल करने पर कोई निर्णय लिया है कि नहीं। तो मेन टॉपिक है हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, तो इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइस, वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने संबंधी एक याचिका हम लोग को देखने को मिल रही है। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से रिलेटेड एक पिटीशन, एक प्ली हम लोग को देखने को मिल रही है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज की जो है वो सुनवाई कर रही है। पिटीशन चैलेंज कर रही है सेक्शन 375 को, आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 को, जिसने एग्जेम्प्ट किया हुआ है फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ रेप। मतलब ये कहा है कि अगर एक मैन अपनी वाइफ के साथ अगर फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो, और अगर उनकी वाइफ जो है वो 15 साल से ऊपर की है, तो मैन को सजा नहीं होगी। ये एग्जेम्पशन दिया हुआ है और इसे मैरिटल रेप एग्जेम्पशन कहा जाता है। मैरिटल रेप एग्जेम्पशन, बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार अपवाद के रूप में भी इसे जाना जाता है। और आपको बता दें कि पूरा मुद्दा क्या है गाइस। तो पिटीशन जो है वो सामने रखी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के, जिसमें कहा जा रहा है कि मैरिटल रेप को, वैवाहिक बलात्कार को जो है वो क्रिमिनलाइज किया जाए, अपराध घोषित किया जाए। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में हुई निर्भया सामूहिक बलात्कार की भयानक घटना के उपरांत गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी या फिर इन सिंपल वर्मा कमेटी की ऐतिहासिक रिपोर्ट पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने का यह परिणाम है। वर्मा कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, उस रिपोर्ट पर सरकार ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए आज की डेट में काफी सारी पिटीशन सामने आ रही हैं जो डिमांड कर रही हैं कि वैवाहिक बलात्कार को जो है वो क्रिमिनलाइज करो, इसको अपराध घोषित करो। और गाइस, सरकार ने कहा है कई बार, कई मौके पर सरकार जो है वो कह चुकी है कि इस तरह के निर्णय से विवाह संस्था खतरे में पड़ जाएगी। जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज की, वो थ्रेटन होगी इस प्रकार के जो है वो निर्णय से। और विशेषज्ञों के अनुसार निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी सहित इवन शीर्ष अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई बार कहा गया है कि सरकार का ये तर्क जो है वो अस्थिर है। मतलब कि काफी सारे एक्सपर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि मैरिटल रेप को जो है वो क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, राइट। और वर्मा कमेटी जो कि इस पूरे मामले से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलती, वर्मा कमेटी जिसने स्टडी किया था पूरा निर्भया सामूहिक बलात्कार के केस को, राइट, और उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए थे? तो वर्मा कमेटी ने ये चीज कही थी कि जो एक्सेप्शन है मैरिटल रेप का, इसको हटा दो। जो अपवाद हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, सेक्शन 375 आईपीसी का जो है उसके तहत जो एक्सेप्शन है मैरिटल रेप को लेकर, तो उसको जो है वो हटा दो, रिमूव कर दो। और लॉ मस्ट स्पेसिफाई दैट अ मैरिटल और अदर रिलेशनशिप बिटवीन द परपिट्रेटर और विक्टिम इज नॉट अ वैलिड डिफेंस अगेंस्ट द क्राइम ऑफ रेप और सेक्सुअल वॉलेशन। मतलब आप रेप या फिर सेक्सुअल वॉलेशन जैसे यानी कि बलात्कार या यौन हिंसा के अपराधों से बचने के लिए इस प्रकार के कानून को आप बेस नहीं बना सकते, ये कहकर कि आपका रिलेशनशिप जो है वो विक्टिम के साथ है, यानी कि आपने शादी करी है विक्टिम के साथ। मतलब कि सीधी सीधी बात ये हो गई कि यहां पर महिलाओं को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है, बस। तो ये सोच, ये धारणा लोगों के दिमाग से अब हटानी है और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इससे रिलेटेड प्रॉपर पुख्ता कानून बनेंगे। आपके क्या विचार है इससे रिलेटेड, आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। जो भी आपको लगता है, आपकी ओपिनियन बिल्कुल वेलकम है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि सख्ती से लाने चाहिए इस प्रकार के कानून को, क्योंकि आज की डेट में भी महिलाओं को या स्पेशली वाइफ को एक प्रॉपर्टी से ज्यादा और कुछ नहीं माना जा रहा है काफी सारी जगहों पर। और इस चीज को जो है वो हटाना है हमको, किसी भी कीमत पर हटाना है सोसाइटी से।
ये गंध को किसी भी कीमत पे हटाना है। तो क्या आर्ग्यूमेंट जो है वो दिए हैं, क्या तर्क जो है वो दिए हैं सरकार ने इसके खिलाफ? क्यों सरकार नहीं चाहती है कि जो मैरिटल रेप जो है उसको क्रिमिनलाइज किया जाए, वैवाहिक बलात्कार को जो है वो अपराध जो है वो घोषित किया जाए? इसके अगेंस्ट क्यों है सरकार? तो सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है कि मैरिटल रेप जो है वो एक फिनोमिना जो है वो बन सकता है जिसके चलते मैरिज का इंस्टीट्यूशन डीस्टेबलाइज हो सकता है, विवाह संस्था को ये अस्थिर कर सकता है, और ये एक इजी टूल के तौर पर भी बन सकता है जिसमें हस्बैंड्स को हरास तक किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस, दहेज प्रथा के मामले में काफी सारे रॉन्ग केसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? कि कई केसेस में हस्बैंड्स को हरास किया जा रहा है दहेज प्रथा के केसेस में, और यहां पर सरकार ने यही चीज कही कि अगर आप ये वाला कानून भी लेकर आते हो तो हस्बैंड को हरास किया जाएगा। ये एक आसान टूल बन जाएगा महिलाओं के लिए हस्बैंड्स को हरास करने के लिए, राइट? उनको परेशान करने के लिए, पतियों को। सो आपको गाइस मैं एक चीज बता दूं कि ये कहना पर्याप्त नहीं है कि ये टूल बन जाएगा। अगर ये टूल बनेगा तो उसको काउंटर करने के लिए आप कानून बनाइए कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, राइट, और उससे रिलेटेड। बट प्रॉब्लम ये भी है ना यार कि आप जो है, क्योंकि ये संबंध मैरिटल रेप का है, राइट, अब इसमें पुख्ता सबूत हासिल नहीं किए जा सकते कि एग्जैक्टली हुआ क्या, पुख्ता सबूत हासिल नहीं किए जा सकते। अब इसमें तो ऑब्वियस ही बात है कि इस प्रकार की अगर घटना हो रही है, और दूसरी बात बताऊं, ये घटना जो है वो कब होती है पता है? इस प्रकार की, यानी कि वाइफ जो है वो हस्बैंड के ऊपर केस करती है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर केस करते हैं, कब होता है? जब दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होते, एक दूसरे के मतलब से जलन होने लगती है या इंटरेस्ट खोने लगता है। वो उसकी वजह ये भी है क्योंकि लोग जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं लाइफ पार्टनर के साथ। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि कई केसेस में लोगों की फोर्सफुली मैरिज कर दी जाती है। तो उसके पीछे का भी कारण यही है कि भाई आप फोर्सफुली मैरिज करोगे जब सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं है मैरिज में, और आप अगर उसको उसकी मैरिज करवा देते हैं तो दैट विल बिकम डिफिकल्ट इन फ्यूचर फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि आप अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए रिफ्लेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। इवन आपकी भी अगर कोई पर्सनल ओपिनियन है तो बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो सरकार ने तो सीधे सीधे ये चीज कह दी कि एक इजी टूल बन सकता है हस्बैंड्स को हरास करने के लिए। इवन उन्होंने ये तक ऐड कर दिया कि व्हाट में अपीयर टू बी मैरिटल रेप टू एन इंडिविजुअल वाइफ इट में नॉट अपीयर सो टू अदर, कि जो यौन संबंधी पत्नी के लिए वैवाहिक बलात्कार प्रतीत हो सकते हैं, ये हो सकता है कि वह दूसरों को ऐसा नहीं लगे, कि काफी सारे लोगों को शायद ये ना लगे, क्योंकि मेंटालिटी भी है लोगों की, हम लोग को देखने को मिलता है कि शादी करने के बाद लोगों को लगता है कि वाइफ जो है वो उनकी एसेट जो है वो बन गई है, प्रॉपर्टी जो है वो बन गई है। एंड रीसेंट जजमेंट जिसमें क्वेश्चन जो है वो उठाए गए हैं सरकार के खिलाफ, तो एक इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हम लोग को 2017 का देखने को मिला, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा कि माइनर वाइफ के साथ अगर किसी प्रकार से रेप हो रहा है तो वो क्रिमिनलाइज कहलाया जाएगा। नाबालिग पत्नी के साथ बलात्कार को इन्होंने अपराध जो है वो घोषित कर दिया था। फिर जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। आप जानते हैं काफी फेमस केस ये राइट टू प्रिवेसी का, निजता के मौलिक अधिकार की इन्होंने बात करी कि हर एक इंडिविजुअल के पास जो है वो किसका अधिकार है? राइट टू प्रिवेसी का। आर्टिकल 21 के तहत जो है उसको रखा जाता है। आपको पता होगा इस चीज के बारे में, राइट टू प्रिवेसी को, निजता के अधिकार को, है ना? ये वाली बात आप जानते ही हैं। तो जो निजता का अधिकार जो ऑलरेडी प्राप्त हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये वाली चीज भी तो है कि हर एक इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट बॉडी है, राइट? तो जब तक वो नहीं चाहेंगे कि आप जो है वो उसमें उनमें मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, तब तक उन्हें आप फोर्स नहीं कर सकते हो, राइट? अगर फोर्स कर रहे हो तो उनकी प्रिवेसी के ऊपर खतरा है, प्रिवेसी का उल्लंघन है सीधे सीधे, है ना? फिर एक जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2018 का देखने को मिला, जिसमें 5 जजेस की बेंच ने अडल्ट्री को एज अ क्राइम के तौर पर जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, व्यभिचार को यानी कि अडल्ट्री को अपराध घोषित कर दिया था, राइट? और ओरिजिन जो हम लोग को मैरिटल रेप का देखने को मिलता है, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप अपने मेंस में उपयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से मैरिटल रेप का ओरिजिन हुआ, कहां से इसकी शुरुआत होती है वैवाहिक बलात्कार, स्पेशली अपवाद की, एक्सेप्शन की, कि वैवाहिक बलात्कार जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। तो ये होती है
ट्रीटीज ऑन क्रिमिनल लॉ ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड, यानी कि इंग्लैंड के कानून से ये शुरू होता है, जिसे कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ द प्लीज ऑफ द क्राउन, जिसमें ब्रिटिश चीफ जस्टिस मैथ्यू हेल ने कहा था 1736 में कि हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ रेप, हस्बैंड को रेप का गिल्टी जो है वो नहीं माना जाएगा अगर वो अपनी लॉफुल वाइफ के साथ जो है वो संबंध बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो हस्बैंड को रेप का गिल्टी नहीं कहलाया जाएगा। अब मैं यहां पर आपको हाईलाइट करना चाहता हूं ईयर, ये ईयर था 1736 का। उस समय महिलाओं के पास इतने अधिकार नहीं हुआ करते थे, एक्चुअली लोगों ने महिलाओं को सप्रेस किया हुआ था। आप खुद इमेजिन करो कि हमारा जो पीरियड था पुराना, ब्रिटिश रूल की ही अगर हम लोग बात करें, तो महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता था, शोषण होता था, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनको सप्रेस किया जाता था, उनके पास अधिकार नहीं होते थे। बट आज का समय अलग है, राइट? तो अगर हम उस समय को आज के समय से जो है वो डिफर करें, तो हम जानते हैं कि आज की सोसाइटी में लोगों की सोच जो है वो चेंज हुई है, अपलिफ्ट हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग को देखने को मिला है। और ना ही सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हम इक्वल राइट्स की बात करें कि इक्वल राइट्स हमें देखने को मिला है। पहले पहले तो इवन लोगों के पास वोट करने तक के राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे। वोट डालने के अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास थे जिन लोग के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। मैं इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं। वहां पर भी महिलाओं को वो नहीं दिए जाते थे, अधिकार नहीं दिए जाते थे। बट बाद में समय चेंज हुआ, राइट? तो हम पुराने समय को आज के समय से अगर कंपेयर करें, तो सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी की सोच से ही हम लोग को पूरी चीज देखने को मिलती है। आज की डेट में सोसाइटी की सोच में चेंजेस हुए हैं। सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं। सोसाइटी इक्वालिटी पर आज की डेट में मेनली फोकस करती है, जेंडर इक्वालिटी पर। तो अगर हम जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए फोकस कर रहे हैं, तो इस प्रकार के कानून भी लाने चाहिए, क्योंकि ये जो इन्होंने जो बात कही थी, स्टेटमेंट दिए थे, वो उस समय की सोच के हिसाब से दिए थे। और आज की सोच जो है वो अलग है, और इस सोच को हमें बदलना भी है, एक अच्छा वर्ल्ड, एक अच्छी सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए, है कि नहीं? ये प्रयास करने हैं। और ये स्टेटमेंट इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि आपसी वैवाहिक सहमति और अनुबंध के तहत पत्नी द्वारा अपने आप को, ध्यान सुनिएगा इन्होंने क्या कहा, कि पत्नी द्वारा अपने आप को इस प्रकार से अपने पति को सौंप दिया जाता है जिससे वह स्वयं वापस नहीं हट सकती है। मतलब कि पत्नी अपनी बॉडी को एज अ प्रॉपर्टी के तौर पर पति को दे देती है, कि पत्नी एक प्रॉपर्टी है, एसेट है, किसकी? पति की थी। कितनी घटिया सोच हुआ करती थी पहले के समय की, राइट? हर एक इंडिविजुअल, सबके अंदर एक लाइफ, एक जीवन है, सब सांस ले रहे हैं, सब जी रहे हैं, सबके अंदर एक समान खून है। तो क्यों इस प्रकार से आप, एक प्रकार से आप तो वाइफ को एज अ स्लेव के तौर पर ट्रीट कर रहे हो, स्लेव, फोर्स लेबर, यही तो है, और क्या है? फिर आपने कैसे उनको एक इंसान के तौर पर ट्रीट किया? नहीं किया इंसान के तौर पर ट्रीट। इंसान के तौर पर आप जब ट्रीट करोगे, जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच होगी, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। देखो क्या होता है गाइस, कोई भी रिलेशनशिप जो होता है ना, वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही होता है, ये बात फैक्ट है। चाहे आज का समय ले लो या किसी भी टाइम का समय ले, म्यूचुअल बेनिफिट, कि आप एक दूसरे के बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हो। तो आप कैसे ओवर पावर कर सकते हो एक को एक के खिलाफ? नहीं कर सकते ना। तो आपको इक्वल रहना है, और ये इक्वलिटी कब आएगी? जब सोच चेंज होगी। तो हमें मेनली फोकस करना है सोच चेंज करने के ऊपर, रेदर देन, जैसे अपन कानून भी लेकर आ जाएंगे, आज की डेट में भी तो बाल विवाह को रोकने के लिए कानून है कि नहीं? बट फिर भी बाल विवाह होते हैं काफी सारी जगहों पर, राइट? आज की डेट में जो फीमेल, जो बच्चियां हैं, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड कानून है, और सक्सेसफुली अवेयरनेस के तहत ये फुलफिल भी हुआ है, पूरा भी हुआ है। बट फिर भी काफी सारी जगह पर फीमेल एजुकेशन जो है वो रोक दी जाती है, क्योंकि वो सोच, तो सोच को चेंज करनी है। बट यस, कानून भी लाना है, क्योंकि कानून, स्ट्रिक्ट कानून होंगे तब जाकर लोगों की सोच भी चेंज होगी। कुछ लोग होते हैं कि लातों के भूत बातों से थोड़ा ना मानते हैं, राइट? तो दैट थिंग शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर, कि सोच, लोगों की सोच चेंज करनी है, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इक्वलिटी से रिलेटेड, राइट? कि लोगों के इमोशन से रिलेटेड, कि सामने वाला भी तो इंसान है। फिर इसके बाद से इस अपवाद, यानी कि इस एक्सेप्शन को इंग्लैंड सहित काफी सारे न्यायालयों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। और हालांकि इंग्लैंड के उच्च सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वर्ष 1991 में विवाह को बराबरी की साझेदारी के रूप में घोषित कर दिया था। इवन इंग्लैंड तक ने भी ये कह दिया था कि जो मैरिज जो है, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड, उसकी जो हम लोग को देखने को मिलती है इंग्लैंड की, तो 1991 में इसने तक कह दिया था कि मैरिज टू बी अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स, बराबरी की साझेदारी के रूप में घोषित किया था, और पत्नी को पति के
अधीनस्थ संपत्ति माने जाने संबंधी विचार को खारिज। देखो विचार, जो विचार है, जिस विचार ने ये चीज जो है वो डेवलप करी है लोगों के बीच में कि मैन जो है, मैन मैन वो वाइफ को ओवर रूल करेगा, मैन जो है या फिर वाइफ जो है वो मैन की प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये चीज जो है वो लोगों के विचार में है, लोगों के थॉट्स में है, और इसी थॉट को, इस विचार को खत्म करना है, खारिज करना है। और साथ ही विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार यह बताया जाता है कि नेपाल सहित कम से कम 78 कंट्रीज में विशेष रूप से वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने वाले कानून लागू हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। तो करेंटली आज की डेट में मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार जो है वो कोई भी ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में या मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, और इसको डिवोर्स के ग्राउंड के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता, और हस्बैंड के अगेंस्ट जो है वो यूज नहीं किया जा सकता। इवन हमारा आईपीसी का सेक्शन 375 ये भी एग्जेम्पशन जो है वो दे देता है, राइट, कि अगर वाइफ 15 साल की एज से ऊपर की है, ज्यादा की है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मैन के द्वारा उसके हस्बैंड के द्वारा किया जाता है तो वो फोर्स यानी कि मैरिटल रेप नहीं कहलाया जाएगा। तो ये एक्सेप्शन था। और इसके अलावा कोई भी दूसरे कानून हम लोग को नहीं देखने को मिल रहे हैं जो कि मैरिटल रेप से रिलेटेड है। जो विक्टिम्स है गाइस, उनको सिर्फ सिविल रेमेडीज मिल सकती है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। सो आज की डेट में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की सख्त आवश्यकता है। क्यों सख्त आवश्यकता है? क्योंकि काफी सारी स्टडीज के थ्रू ये चीज पाई गई है कि जो गैर सहमति होती है, नॉन कंसेंशुअल सेक्स जो हम लोग को देखने को मिलता है वाइफ के साथ, यानी कि बिना वाइफ की परमिशन से, परमिशन के आप उनको फोर्स जो है वो कर रहे हो और फिजिकल फोर्स कर रहे हो अपने वाइफ को सेक्स के लिए, तो ये काफी सारी स्टडी के थ्रू ये चीज देखी गई है कि ये चलन में है, ये आ रही है सामने। और मैरिज जो है वो एक इक्वल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, ना ही एक वन टाइम कंसेंट सभी चीज का। मतलब मैरिज, ये चीज आप अपने मेंस में उपयोग कर सकते हो कि मैरिज जो है वो इक्वल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इक्वल के ऊपर आधारित है, दोनों एक इक्वल है, एक दूसरे को दोनों की आवश्यकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को जो है वो ओवर पावर करे, ऐसा नहीं है कि एक बार मैरिज करने के बाद एक सामने वाले को सभी चीज करने की सहमति मिल गई हो, ऐसा नहीं है। और लीगल एक्सेप्शन जो रेप लॉस का हम लोग को देखने को मिलता है वो मेन को अनइक्वल प्रिविलेज प्रोवाइड कराता है, असमान विशेष अधिकार जो है वो प्रदान कराती है पुरुषों को इस प्रकार के कानून। और मैरिटल रेप के जो विक्टिम्स होते हैं ये इवन साइकोलॉजिकल स्कार्स भी फेस करते हैं, मनोवैज्ञानिक चोट भी इनको बहुत लंबे समय तक फेस करनी होती है। और एक्सेप्शंस हम लोग को देखने को मिलता है सेक्शन 375 के अंदर जो एक्सेप्शन है, मतलब कि इस प्रकार से वैवाहिक बलात्कार जो है उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर एक मैन जो है, ये चीज याद रखना, मैन जो है वो अगर अपनी 15 साल से ऊपर की उम्र की वाइफ के साथ अगर मतलब इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस दौरान वैवाहिक बलात्कार जो है वो मान्य नहीं होगा। और ये बताया जाता है कि सीधे सीधे उल्लंघन आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का है, सीधे सीधे महिलाओं का, महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स का सीधे सीधे उल्लंघन है ये, मौलिक अधिकार का, मूल अधिकार का। और पैट्रियार्कल नेचर जो हमारी इंडियन सोसाइटी की हमें देखने को मिलती है, इसने पुरुषों के दिमाग में यह बात स्टक कर दी है, सजा दी है कि महिलाओं से अपेक्षा की जा सकती है कि जब उनके पति इंटरकोर्स की मांग करें तो वे इसका पालन करें। तो मतलब कुल मिलाकर ये क्या है, ये लोगों के दिमाग में जो ये चीज है इसको हमें हटाना है कि महिला एक प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है, इक्वल है, वो भी इंसान है, वो भी जीवित है, जैसे आप हो वैसी वो है, राइट। और इवन आज की डेट में तो आप जानते ही हो, सिविल सर्विसेज की बात करें तो महिलाओं कितनी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है टॉप मोस्ट पोजीशन के अंदर, राइट। और पुरुष देखिए आवारागर्दी वाली एक्टिविटीज में लगे हुए। तो अपने आप को इंप्रूव करो, इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व जो भी लोग हो रहे हैं वो गलत है, वो घटिया, ये सोच ही घटिया है, राइट। और विक्टिम जो है वो फिजिकल अब्यूज भी सफर करती है। मैंने तो पर्सनली कई बार ऐसे चीज सुनी भी है काफी सारे जगहों पर, काफी सारी मतलब पर्सनल लेवल पर कि यार ये इस प्रकार से चीजें हो रही है, बड़ी गुस्सा आती है, राइट, कि क्या करें यार भाई साहब। अब प्रॉब्लम ये है कि कई केसेस में ये भी होता है, आप देखो महिला क्या होती है गाइस, महिला वो ना ही सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं बल्कि अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती हैं। वो सोचती हैं कि अगर मैंने केस कर दिया पुलिस में, मैंने तो कहा भी था, एक सजेशन भी दिया था कि आप तुरंत जो है वो केस करिए, आप बोले तो मैं करूं आपके बिहाफ में जो है वो केस, तो बोलती नहीं मैं फिर मुकर जाऊंगी। अब प्रॉब्लम यही है ना
क्योंकि उनको जो है वो अपने फैमिली को लेकर भी चलना है। देखिए सहती हैं वो, बट फिर भी अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचती हैं। तो आप कैसे कर सकते हो यार लेडी के साथ ऐसा कुछ। और कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ पर, हमारे देश में महिलाओं को जो है वो माता के समान जो है वो पूजा जाता है, कन्या भोज हम कराते हैं, राइट। हर एक धर्म, हर एक रिलीजन की आप बात करें तो महिला को जो है वो मतलब टॉप पर जो है वो रखा गया है हमेशा। टॉप पर भी ना किया जाए तो इक्वल लेवल पर रखा गया है, और वहीं पर ही हम इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं यार। तो ये बहुत घटिया है चीज, ये लोगों के दिमाग में बहुत घटिया सोच है, राइट। तो ये चीज नहीं करना है। एंड इसके अलावा महिला जो है वो मेंटल ट्रॉमा से होकर भी गुजरती है, क्योंकि उनकी डिग्निटी का उल्लंघन है ना, उनकी डिग्निटी का उल्लंघन है। शारीरिक शोषण का शिकार जो है वो बन जाती है, उनकी मर्यादा भंग हो जाती है, राइट। और साथ ही साथ ये पिछले 70 साल की बात करेंगे, 70 सालों से ये जो एग्जेम्पशन हम लोग को सेक्शन 375 में देखने को मिल रहा है, इसको हटाया ही नहीं गया, ये एज इट इज है। तो आज की डेट में इस एग्जेम्पशन को हटाने की आवश्यकता है और सख्त कानून जो है वो बनाने की आवश्यकता है। बट ये भी ध्यान में रखते हुए कि इसके कारण हस्बैंड के ऊपर जो है वो ना हो, मतलब कि होता है ना कि इजी टूल ना बन जाए हस्बैंड को हरास करने के लिए। तो वो पूरे पॉइंट्स जो है वो देखते हुए ये चीज करनी है। अबव एवरीथिंग सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। और बाल विवाह का प्रचलन और कई मामलों में महिलाओं की जबरन शादी समाज में आम बात हम लोग को देखने को मिलती है। देखिए बाल विवाह भी हो रहे हैं, फोर्सफुल मैरिज भी हो रही है कानून होने के बावजूद भी। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस कानून से रिलेटेड। प्रॉब्लम पहली बात तो यही है कि ऑब्वियस ही बात है कि आप वो चीज मेंशन करेंगे कि हस्बैंड को जो है वो हरास करने के लिए किया जाता है। जैसे कि धारा 498 की अगर हम बात करें, आईपीसी की धारा 498, इसका दुरुपयोग किया जाता है पतियों को परेशान करने के लिए, वो दहेज प्रथा वाला कानून है ना। और साथ ही साथ इससे ये भी चीज होगी कि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। मतलब कि जो विवाह जो है उसकी संस्था वो अस्थिर जो है वो हो जाएगी इस चीज के कारण। तो ये सब चीजें भी बताई जाती है, बट इट डजंट मीन कि हम कानून ना लेकर आए। क्योंकि देखो ऑथर तो यही चीज मेंशन कर रहे हैं कि काफी सारे देश, अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, पश्चिमी देश, तो उन्होंने इसको रोकने के लिए कानून लेकर आ गए। मैरिटल लॉ से रिलेटेड कानून, सॉरी मैरिटल रेप से रिलेटेड, वैवाहिक बलात्कार से रिलेटेड कानून है, सख्त कानून है। तो ये ऑथर कह रहे हैं कि हमें जो है वो वेस्टर्न कंट्री को ना फॉलो करते हुए हमें अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें सोचनी चाहिए। दैट इज गुड, दैट इज ओके कि हमें अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीजें देखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कानून अप्लाई होगा हमारी सोसाइटी में, तो हमारी सोसाइटी में ये चीज हमें देखनी है। तो हमारी सोसाइटी को अगर हम अलग अलग तरीके से अवेयर करें, एंड सेकेंडली गाइज अबव ऑल ईच एंड एवरीथिंग, जो भी ये सोच जो होती है ना वो घर से डेवलप होती है। ये चीज बिल्कुल सही है। कई बार आप सोचेंगे, बोलेंगे कि सर जरूरी नहीं है कि घर से डेवलप हो, पीयर ग्रुप्स भी तो होता है, दोस्त फ्रेंड सर्कल भी होता है। यस मैंने मान लिया फ्रेंड सर्कल भी होता है, घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, लड़के बिगड़े होते हैं, लड़कियां बिगड़ी होती हैं, होता है, ऐसे केसेस भी हैं। बट क्या होता है कि जो बचपन से जो चीज सिखाई जाती है ना, बचपन से अर्ली एज जो वो घर में देखते हैं माहौल, तो वो कहीं ना कहीं हद तक माइंड पर इफेक्ट डालता है। घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सोच बदलनी है तो पेरेंट्स, मैं तो ये कहूंगा पेरेंट्स को या फिर न्यूली मैरिड कपल्स को, आप लोग हैं, हम युवा जो हैं, राइट। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है, फोकस करने की आवश्यकता है कि फ्यूचर जनरेशन जो है वो ये गलती ना करें जो हमारी जनरेशन में लोग गलतियां कर रहे हैं। तो उनको बचपन से ही फीड करो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उनको बचपन से ही ये फीड, मतलब डिफरेंसेस फीड मत करो कि लड़की है तो वो घर का काम संभाल, डिफरेंसेस होने नहीं चाहिए। उनको फीड करो कि ह्यूमन बीइंग के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, इंसानियत के बारे में, क्या सही, और सबके राइट्स के बारे में। कि जैसे कि आपकी बॉडी है, नो वन वांट्स यू कि आपको जो है वो कोई मारने पीटने लगे, आपकी बॉडी से छेड़खानी करने लगे, कि आप चलते फिर रहे हो कोई भी नोच ले आपको, आपको नहीं पसंद रहेगा ना यार। कि आप कहीं पर कुछ काम कर रहे हो, कोई आके आपके बाल पकड़ के खींच ले भेज रहा है, तो फोर्सफुल हुआ ना ये, एक प्रकार से आपकी बॉडी के साथ ही हरकत हुई, आपको हरास करना हुआ। वैसे ही आप किसी और के साथ करो, लेडी के साथ करो, तो वो गलत है ना, तो वो सेम चीज है। तो वो चीज सिखाने की आवश्यकता है, राइट। तो ये चीज है गाइस। इवन लॉ कमीशन ने भी हालांकि अपनी रेप लॉ से रिलेटेड जो अपना स्टेटमेंट इसका आया था, तो उसमें भी इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी है मैरिटल रेप से रिलेटेड। और यौन संबंधी पत्नी के लिए वैवाहिक बलात्कार प्रतीत हो सकते हैं और वह दूसरों को ऐसा नहीं लग सकते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि मैरिटल रेप जो है वो एक इंडिविजुअल वाइफ को अपीयर हो कि उनके साथ मैरिटल रेप हो रहा है, बट दूसरों को ऐसा ना लगे। तो ये सोसाइटी के अंदर ये चीज हमें, और दूसरी बात, अबव ऑल ईच एंड एवरीथिंग, आपस में कपल के बीच में रिलेशनशिप एक स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनल रिलेशनशिप होने की आवश्यकता है।
कि आप अगर किसी संबंध में बंधे हो तो आपको दोनों की नीड्स के बारे में पता होना चाहिए, दोनों की जरूरत के बारे में, दोनों के इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। सैक्रिफाइस इज नॉट द थिंग, क्योंकि सैक्रिफाइस इज नॉट द सोल्यूशन। जहां आप सैक्रिफाइस कर रहे हो मतलब वहां आप अपना एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, या एक सामने वाले को पावर दे रहे हो एक्सप्लॉइटेशन करने का। डोंट डू सैक्रिफाइस। स्टार्टिंग से ही पूरी चीज क्लियर रखो, और ये चीज कब होगी? एजुकेशन के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, राइट। एक अच्छी सोसाइटी हमें बनानी है तो ये दो चीजों पर फोकस हमें करना पड़ेगा, राइट। और साथ ही साथ ये कई स्थिति में हम लोग को वही चीज देखने को मिलती है कि ऐसी चीज जो होती है, सेक्सुअल एक्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड प्रूफ्स नहीं मिल पाते। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, राइट, कि जो अगर कोर्ट में केस जाता है तो उस केस को प्रूव ही नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या करोगे आप? आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अवेयरनेस, अच्छी सोसाइटी बनानी है, एजुकेट करना है। और जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो अलग से मैंने आपको बताया, क्योंकि अवेयरनेस की बात इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक में ऑथर ने नहीं करी है, एडिटर ने नहीं करी है, बट ये पॉइंट्स आप लिखेंगे जो मैंने भी आपको मेंशन किए, ठीक है। तो कौन सी कमिटीज हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि बनाई गई है क्रिमिनल लॉस के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नेशनल लेवल पर कमिटी जो है वो तैयार करी थी कि क्रिमिनल लॉस के अंदर सुधार लाने के लिए। ये कमिटी जो थी वो किसके अंडर बनाई गई थी? तो रणबीर सिंह और काफी सारे मेंबर्स था। तो आप कह सकते हैं कि रणबीर सिंह कमेटी किससे एसोसिएटेड है? तो ध्यान में रखना कि हमारी कंट्री के अंदर आपराधिक कानून में सुधार के लिए ये समिति जो है या फिर कमेटी जो है वो बनाई गई थी। और ये कमेटी जो है गाइस, इसने बहुत सारे ओपिनियन जो है वो ऑनलाइन गैदर किए, काफी सारे एक्सपर्ट्स के साथ बात किया, कंसल्ट किया, राइट। और ये सुधार पर जो है वो चर्चा भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिमिनल लॉस जो है, आपराधिक कानून जो है, उसके संबंध में और भी कौन सी कमिटीज हैं? तो माधव मेनन कमेटी, मलिबात कमेटी। तो बस ये थोड़ा सा कमेटी के नाम याद रखो। कभी कभी क्या होता है कि मेंस वगैरह में इस प्रकार से कमेटी के नाम आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, आपका मेंस का आंसर बहुत अच्छा लगेगा, राइट। गाइज, मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की जो गाइज स्पीच होती है बजट सेशन के दौरान, जो स्पीच शुरू होती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट की, तो उसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट सरकार के अचीवमेंट्स जो सरकार ने पिछले साल किए हैं तो उनको हाईलाइट्स करते हैं, और आने वाले समय में सरकार के क्या टारगेट्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं, उसके बारे में बताते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में बजट सेशन जो होता है उस दौरान ऑनरेबल प्रेसिडेंट की जो स्पीच होती है, उस स्पीच में ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो सरकार के बारे में बताते हैं, सरकार ने पिछले साल क्या किया और आने वाले साल में सरकार क्या करने वाली है, इस चीज के बारे में बताते हैं। और जैसे ही ये स्पीच खत्म होती है उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाता है। एक छोटी सी कॉमेडी है इसके पीछे, वो ये है कि जैसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपनी स्पीच खत्म करते हैं और इतना लंबा चौड़ा ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोलते हैं, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो पास नहीं किया जाता, मतलब उनको थैंक यू नहीं बोला जाता, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो ये सरकार गिरवा देते हैं, राइट। तो ये एक ऐसी इस प्रकार की चीज जो है वो कई बार चलती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं हुआ हाउस के अंदर तो सरकार जो है वो गिर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान में रखना। इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स को एक प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बताता हूँ। इस जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की जो स्पीच होती है वो एग्जैक्टली ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सिर्फ उनको एक लेटर जो है वो थमा दिया जाता है, बस वो पढ़ना होता है उस लेटर को उन्हें, राइट। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो उनके खुद के विचार नहीं होते उनकी स्पीच के दौरान। मतलब वो 3 इडियट्स का जो है वो एक कॉमेडी है ना कि बोल ये रहे हैं बट शब्द हमारे हैं तो वही चीज है कि शब्द जो होते हैं वो सरकार के होते हैं, बस ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो बोलते हैं, मतलब होस्ट करते हैं हाउस के सामने, जो है वो सरकार ने जो भी पिछले साल में काम किया है उसको हाईलाइट करते हैं और आने वाले समय में सरकार के प्लान्स के बारे में जानकारी देते हैं हाउस के अंदर। तो ये एक छोटी सी चीज तो आपको पता लग गई होगी, और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी एक पता लगा होगा आपको कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट की स्पीच के दौरान सरकार जो है वो उनको एक लेटर जो है वो प्रोवाइड कराती है, उसको वो पढ़ते हैं बस। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के खुद के विचार नहीं होते उनकी स्पीच में। एंड तो मोशन ऑफ थैंक्स एग्जैक्टली है क्या, ये हमारा टॉपिक है, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो होता यह है कि मोशन ऑफ थैंक्स जो है गाइस, दोनों हाउसेस के अंदर रूलिंग पार्टी के जो एमपीज होते हैं उनको मूव कराना होता है दोनों हाउसेस में। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात जैसी ऑनरेबल प्रेसिडेंट की स्पीच जैसी खत्म होती है तो उसके बाद प्रत्येक सदन में सत्ता पक्ष यानी कि हर एक हाउस के अंदर जो एमपीज है रूलिंग पार्टी के सत्ता पक्ष के सांसद जो हैं इनके द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। दोनों हाउसेस में रूलिंग पार्टी के एमपी जो है वो टेबल पर रखते हैं मोशन ऑफ थैंक्स को। एंड ड्यूरिंग द सेशन, इस सेशन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मोशन ऑफ थैंक्स को जो है वो डिस्कस करती हैं, इवन अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट करती हैं। तो राजनीतिक दल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं और संशोधन करने के लिए सुझाव भी देते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना।
और ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एड्रेस और मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में आर्टिकल 86 क्लॉज 1, 87 क्लॉज 1 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, और साथ ही साथ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो लोकसभा का है उसके रूल नंबर 16 टू 24 में इस चीज के बारे में मेंशन है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एड्रेस और मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब मोशन ऑफ थैंक्स के अमेंडमेंट्स की बात करें, इसके संशोधन की बात करें, तो पहली बात तो जैसे ही ऑनरेबल प्रेसिडेंट की स्पीच खत्म होती है तो वैसे ही अमेंडमेंट जो है वो टेबल पर रख दिए जाते हैं, मतलब तुरंत कि, और ये अमेंडमेंट में जो है वो क्या चीज होती है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच के दौरान अगर कुछ चीज मिस कर दी हो, कुछ चीज के बारे में जानकारी नहीं दी हो, राइट, तो वो चीज यहां पर लगाई जाती है, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसमें एड ऑन करना चाहते हैं, मतलब कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट के जो डॉक्यूमेंट है उसमें और कुछ चीजें अगर एड ऑन करनी है तो उसके लिए ये अमेंडमेंट जो है वो होता है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अमेंडमेंट मे रेफर टू मैटर्स कंटेन्ड इन द एड्रेस, कि उन मैटर से रिलेटेड अमेंडमेंट होता है जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने स्पीच के दौरान जो है वो दिया है, या फिर मेंबर के ओपिनियन में ऐसा लगता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने स्पीच देते समय कुछ चीज को मेंशन करना भूल गए हैं, या कोई चीज जो है वो सरकार के द्वारा मेंशन नहीं करी गई है, तो उस चीज को ऐड किया जाता है। और गाइस स्पीकर जो है वो निर्धारित करते हैं कि किस तरीके से अमेंडमेंट्स को मोशन ऑफ थैंक्स के साथ ही जो है वो रखना है, साथ ही मूव करना है। बट हालांकि इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं अमेंडमेंट्स की, कि मेंबर जो है वो उन मैटर को रेफर नहीं करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैटर्स वही अमेंडमेंट के अंदर शामिल किए जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत होंगे। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट का नाम जो है वो नहीं लिया जाएगा डिबेट में भी, यानी कि चर्चा में या जो भी बहस वगैरह होती है उस दौरान ऑनरेबल प्रेसिडेंट का नाम नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि बोल जो है प्रेसिडेंट रहे हैं बट शब्द जो है वो सरकार के हैं, राइट, कि शब्द सरकार के हैं बट सिर्फ प्रेसिडेंट बोल रहा है, राइट। तो सिंस गवर्नमेंट जो होते हैं ना कि प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इस एड्रेस के कंटेंट के लिए, क्लियरली मेंशन है, क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाती है। तो देखिए जो चीज मैंने आपको अभी समझाई थी वो थ्योरी में भी आपको जो है वो मिल जाएगी। और आपको बता दें गाइस कि धन्यवाद प्रस्ताव जो है मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो किस प्रकार पास होता है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वोट देते हैं मोशन ऑफ थैंक्स पर, और इस मोशन को दोनों हाउसेस के अंदर पास होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और अगर मोशन ऑफ थैंक्स दोनों हाउसेस में पास नहीं होता है तो सरकार जो है वो गिर जाती है, कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है, इट लीड्स टू कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स को नो कॉन्फिडेंस मोशन के तौर पर भी जाना जाता है या माना जाता है, उसी के समान माना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको मोशन ऑफ थैंक्स का ये टॉपिक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। गाइज आप लोग जानते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को हैकिंग की देखने को मिलती है, राइट, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो होते हैं तो उनको डर रहता है कि यार ये कम्युनिकेशन उनकी लीक ना हो जाए, किसी भी प्रकार से इंटरसेप्ट ना हो उनकी कम्युनिकेशन, तो बहुत डर रहता है स्पेशली हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, जैसे कि आप हैं, आप कल को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आप बहुत सारे कोविड मिशन जो है वो उस पर काम करेंगे, खुफिया मिशन पर काम करेंगे, तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी कोई भी कम्युनिकेशन जिससे भी आप कर रहे हो कहीं ना कहीं लीक हो, हैकर्स जो है वो लीक कर पाए या हैक कर पाए, राइट। तो अब इसका तोड़ मिल गया है, हमारे इसरो ने इसका तोड़ ढूंढ लिया है, हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन अब सामने आ गया है। हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन है ऐसा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि बिल्कुल हैक नहीं हो सकती, कोई हैक नहीं कर सकता, किसी का बाप अभी हैक नहीं कर सकता। तो एक मेजर स्टेप हम लोग को देखने को मिल रहा है सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन की तरफ। साइंटिस्ट हम लोग को अहमदाबाद बेस्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है क्वांटम इंटैंगलमेंट को, रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको दिखाकर इन्होंने कंडक्ट किया है हैक प्रूफ कम्युनिकेशन दो प्लेसेस के बीच में जो कि 300 मीटर्स की दूरी पर थे। हैक प्रूफ कम्युनिकेशन जिसको आप जी जान लगा लो आज की डेट में हैक नहीं कर सकते, तो ऐसा जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो अभी दिया है इसरो के साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने। बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट है ये, और आज की डेट में इसकी काफी ज्यादा आवश्यकता है, स्पेशली हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को। आवश्यकता तो कई बार कॉमन मैन को भी हमें देखने को मिलती है, राइट, कि कॉमन मैन भी सोचता है कि उसकी कम्युनिकेशन जो है वो कहीं लीक ना हो, वो क्या मोबाइल पे अपने कर रहा है वो लीक ना हो, राइट, बट दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न इज नेशन सिक्योरिटी। जैसे कि मैटर ऑफ कंसर्न आप लोगों के लिए, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कल को आप आईपीएस एग्जाम जब क्रैक करेंगे आपको एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट मिलेगी, आप में से काफी सारे लोग जो है वो खुफिया मिशन कंडक्ट करेंगे, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये इस प्रकार की डिवाइसेस जो है वो अवेलेबल हो। तो क्वांटम कम्युनिकेशन
ये सेफेस्ट तरीका है दो प्लेसेस को आपस में कनेक्ट करने का हाई लेवल कोड और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से, जो कि किसी भी माध्यम से डीक्रिप्ट नहीं हो सकती, ना ब्रोकन की जा सकती है, ना किसी प्रकार की एक्सटर्नल एंटिटी उस पर इंटरसेप्ट कर सकती है, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल टोटली हैक प्रूफ ये टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है, क्वांटम कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, याद रखना। और गाइस अगर कोई हैकर शाना बनता है और मैसेजेस को क्रैक करने की कोशिश करता है, हैक करने की कोशिश करता है, इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है क्वांटम कम्युनिकेशन के मैसेजेस को, तो पहली बात तो मैसेज तुरंत जो है वो चेंज हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। उल्टा सीधा मैसेज जो है वो उसको दिखने लगेगा, राइट। जैसे कि वो देखने की कोशिश कर रहा है कि मिशन जो है वो यहाँ पर इस जगह पर हम कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसे करके मैसेजेस जो है वो जा रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। जैसे ही उसने हैक किया ऑटोमेटिकली एक मतलब मैसेज जो है वो कैसे दिखने लगेंगे उसको, आई लव यू, आई लव यू टू। मतलब देखो मजाक था, ये कहने का अक्सर ये है, मतलब ये है कि मैसेजेस जो है उसके फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, राइट, कि हैकर को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या हो गया। और दूसरी बात, तुरंत हैकर की आइडेंटिटी जो है वो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको पता लग जाएगी, क्योंकि इसमें जो भी घुसेगा उसके ट्रेसेस जो है वो छप जाएंगे इस टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये हमारे अथॉरिटीज को जो है वो बता देंगे कि ये फलाने व्यक्ति ने घुसने की कोशिश करी थी, मतलब कि चोर पकड़ा जाएगा, राइट। बैक डोर से जो एंटर करेगा वो पकड़ा जाएगा तुरंत, राइट। तो ये एक बहुत खास बात है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। जो टिपिकल इंक्रिप्शन जो है ना, जैसे कि व्हाट्सएप आपने पढ़ा होगा, इस व्हाट्सएप में कई बार लिखा रहता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, योर चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो क्या है, आपका चैट जो है वो सेफ है आपको लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब से ये क्वांटम कंप्यूटिंग का डेवलपमेंट हुआ है तब से खतरा ये है कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग किसी भी प्रकार की, मतलब थ्योरी में ये चीज बताई जाती है कि इनके पास इतनी शक्ति है कि आज की डेट के किसी भी लेवल के इंक्रिप्शन को ये ब्रेक करने में सक्षम है। मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग एक नया एरा है फास्टर और मोर पावरफुल कंप्यूटर का, बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। मतलब ये आज की डेट में जैसे व्हाट्सएप चैट्स वगैरह जो बोला जाता है ना कि बहुत सेफ है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, क्वांटम कंप्यूटिंग उनकी 12 बजा सकती है, उनको तोड़ सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये खतरा भी है एक प्रकार से, राइट, कि जितनी भी जनरल लेवल की जो इंक्रिप्शन है ना उसको क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रेक कर सकती है, सक्षम है। और अभी हमने क्यू के डी के बारे में बात करी थी, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो रियल टाइम बेसिस पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से साइंटिस्ट रिसर्चर ने तैयार किया है हैक प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम को। तो ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये काम करता है फोटॉन्स का उपयोग करते हुए। फोटॉन्स क्या होते हैं, एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि लाइट को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, किस पर्पस के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के पर्पस के लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग को क्यू के डी जो हम लोग को देखने को मिलती है अभी, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि जिसकी मदद से साइंटिस्ट रिसर्चर ने हैक प्रूफ कम्युनिकेशन जो है वो एक सेट कर दिया था। हैक प्रूफ कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स जो है वो सेट कर दिए थे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो ये जो क्यू के डी जो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये काम करती है फोटॉन्स का उपयोग करते हुए। और फोटॉन्स क्या है, एक ऐसे पार्टिकल है जो कि लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, किस पर्पस के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के पर्पस के लिए। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ करता है दो दूर दराज के यूजर्स को, जैसे मान लेते हैं यूजर ए और यूजर बी, दो यूजर्स हैं, इनको अलाउ करता है कि ये सीक्रेटली सेफ हैक प्रूफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वन टाइम पैड इंक्रिप्शन जो है हमें ये देखने को मिलता है, इसका उपयोग किया जाता है, जो कि एक की होती है, राइट। और ये बहुत ज्यादा जो है वो सिक्योर रहती है कि जिसको आप जो है वो नहीं कर सकते, मतलब उसको आप मतलब हैक जो है वो नहीं कर सकते, उसको इतनी इंक्रिप्टेड होती है जिसको आप डिक्रिप्ट जो है वो नहीं कर सकते। मतलब एक मैसेज भेजेगा तो सिर्फ दूसरा पॉइंट ही उसको मतलब अनलॉक कर सकता है, राइट। एक लॉक करके मैसेज भेजेगा तो दूसरा ही यूजर जो है जिसके सिस्टम पे ये मैसेज जाएगा वो ही सिर्फ अनलॉक कर सकता है, इसके बीच में और कोई अनलॉक जो है वो नहीं कर सकता, राइट। एंड इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से, और जो बहुत ज्यादा सेफ है। मतलब कि आसान सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसने आज की डेट में एक ऐसी अचीवमेंट हासिल कर ली है कि पहली बात तो ये अपने आप में इतना सक्षम है कि ये किसी प्रकार के इंक्रिप्शन को ब्रेक कर सकता है। सेकेंडली, इसके द्वारा बनाया गया जो इंक्रिप्शन कोड है उसको कोई और हैक नहीं कर सकता। और इस टेक्नोलॉजी का जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, वो इस प्रकार से है क्योंकि इसका इंक्रिप्शन अनब्रेकेबल होता है। और क्यों इसका इंक्रिप्शन अनब्रेकेबल होता है, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो पहुंचाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है फोटॉन की मदद से।
और फोटोन जो है गाइस वो परफेक्टली उसकी कॉपी जो है वो नहीं बनाई जा सकती, ना ही किसी प्रकार का अटेम्प्ट किया जा सकता है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। इसका मतलब यह है कि एक पर्सन अगर इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो वो अपना खुद का डेटा वहां पर छोड़ देगा, जिससे कि वो पकड़ा भी सकता है। मतलब कि अब जो हैकर होंगे वो अगर ट्राई करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड जो हैक प्रूफ कम्युनिकेशन जो है उसको ब्रेक करने की भी अगर ट्राई करेंगे तो उनके खुद के ट्रेसेस जो है वो वहां पर छूट जाएंगे, राइट। और ये साइबर सिक्योरिटी जो है गाइस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, स्पेशली हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। बिजनेस को सेफ बना देगा इवन। हालांकि एक चीज तो ठीक है कि ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, बट अगर प्राइवेट एजेंसीज और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो इट विल डिफिकल्ट फॉर आवर गवर्नमेंट टू हैक दिस कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये कुछ खतरनाक भी है अगर ये टेक्नोलॉजी कुछ गलत लोगों के हाथ में आ गई। स्पेशली मैं रेफर कर रहा हूँ मतलब टेररिस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उनके हाथ में अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो इट विल डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट इटसेल्फ कि उनके कम्युनिकेशन को ब्रेक किया जाए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी सेफ हैंड्स में रहे तो ज्यादा बेटर है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा। गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं। गाइस शायद आपको याद आ रहा हो, मैंने आप लोग को जो है वो बजट का टॉपिक जब पढ़ाया था तो उस दौरान मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था उसमें जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात हो रही थी तो हमने डिस्कस किया था कि इसको थोड़े दिन बाद हम कवर करेंगे स्पेसिफिकली, यानी कि अलग से, है ना। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी ऑलरेडी पहले। और वैसे भी बजट के दौरान काफी सारी स्कीम्स इनिशिएटिव्स के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी काफी सारी स्कीम इनिशिएटिव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हर एक चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो कुछ चीजें उसमें आई है जो हमने कवर नहीं करी, मैंने आपको कहा था कि वो मैं आपकी कवर करवा दूंगा। सो गाइस यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आप सिर्फ, आपका काम है यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है। मैं जो चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जो टॉपिक्स आपके पास आ रहे हैं, यू जस्ट हैव टू लाइक मतलब उस टॉपिक को कवर करो, उस टॉपिक को रिवाइज करो, सिर्फ पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। आपका काम है पढ़ना। आप अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। मैं हमेशा आपके लिए हूं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपका एग्जाम क्रैक करवाने के लिए हूं मैं। तो बस आपका काम है कि मन लगा के पढ़ना है, राइट। तो आइए हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट बजटिंग के अंडर ये टॉपिक आ जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जब अपनी बजट की स्पीच दी थी, बजट 2022 की स्पीच दी थी 1 फरवरी को, तो इन्होंने अनाउंस किया था कि 30% टैक्स जो है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम के ऊपर लगाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है और आज की डेट में ये क्यों ऐसा कहा गया 30% टैक्स लगाने के लिए। क्योंकि गाइस आज की डेट में वर्चुअल डिजिटल एसेट से ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो क्या है और ये कैसे डिजिटल करेंसी से अलग है। तो सिंपल शब्दों में बेसिकली इसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी। क्या है क्रिप्टो करेंसी? तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाने के पर्पस के लिए, टैक्स लगाने के एम के लिए, टैक्स लगाने के उद्देश्य के लिए ये 30% का टैक्स रिजीम जो है वो लाया गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है या फिर डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है या नॉन फंजिबल टोकन्स है। इसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया गया है डिजिटल गोल्ड को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, जो कि हमारी खुद की नेशनल करेंसी एक बहुत ही जल्दी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, आने वाली है। और किसी प्रकार के जो ट्रेडिशनल डिजिटल एसेट्स हैं तो उनको इससे हटा दिया गया है, इस रिजीम से हटा दिया गया है। इसका मेन एम यही है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाना। और फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंग डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो क्या है, तो इसे प्रपोज किया गया है कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, कोड या नंबर या टोकन जो कि जनरेट होता है किसी क्रिप्टोग्राफी माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से, राइट। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करता हो वैल्यू की, मतलब एक मनी को डिजिटली रिप्रेजेंट करता हो, जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो विद या विदाउट कंसिडरेशन, विद द प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरिटेंट वैल्यू, राइट, कि जिसको आप एक वैल्यू मानकर इसको एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। इसका फंक्शन होता है वैल्यू को स्टोर करना या अकाउंट को स्टोर करना, जैसे कि डिजिटल वॉलेट होते हैं। मतलब मैं आपको एक और चीज यहां पर रोककर एक चीज समझाना ये चाहता हूं कि जैसे कि गाइस आपने कई बार काफी सारी वेबसाइट ऐसी देखी होंगी जो कि आपको ऑफर करती हैं कुछ टोकन्स। आप उनकी वेबसाइट पर कुछ टोकन कमा सकते हो और वो टोकन सिर्फ रिडीम होंगे कहां पर? सिर्फ उसी वेबसाइट पर, मतलब उसी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स पर ही वो टोकन रिडीम होंगे। तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा। काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है, जैसे इवन जैसे पेटीएम वॉलेट की भी अगर हम बात करें
तो पेटीएम वॉलेट वॉलेट टू पेटीएम वॉलेट ही ट्रांजेक्शन होता है। आप उसको हालांकि बैंक में कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो भी शायद आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो कुछ 2% वो चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है इस चीज के लिए, इस कन्वर्जन के लिए। बट आप पेटीएम वॉलेट टू पेटीएम वॉलेट ही अमाउंट ट्रांजेक्ट कर सकते हो। मतलब मेरा आपको समझाने का उद्देश्य ये है कि कोई भी ऐसी मतलब चीज, ऐसा नंबर या ऐसा टोकन या ऐसा कोड जिसकी वैल्यू जो है वो किस टाइप की हो, बिल्कुल इकोनॉमिक वैल्यू, जिसको आप एक्सचेंज जो है वो कर सको, राइट, जिसके माध्यम से आप ट्रेड कर सको, एक्सचेंज कर सको। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इसमें। इवन किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड हो सकते हैं कि इसका उपयोग इन्वेस्टमेंट के लिए या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा सकता है, बट नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड कैन बी ट्रांसफर्ड स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली। आप ट्रांसफर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रेड कर सकते हो। और नॉन फंजिबल टोकन और किसी भी प्रकार के टोकन जो कि सिमिलर नेचर के होते हैं, जो कि इस डेफिनेशन में बताए गए, मतलब आम शब्दों में, सिंपल शब्दों में, अगर कोई भी ऐसी चीज, ऐसा टोकन जिसका इस्तेमाल आप ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हो, यानी कि एक आप किसी को फॉरवर्ड करोगे तो उसके बिहाफ में आपको कुछ मिलेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि आप दुकानदार के पास जाते हो, आपने उसको जो है वो यूपीआई किया तो उसने आपको जो है वो प्रोडक्ट दे दिया, राइट। तो ये तो एक नॉर्मल हम लोग को बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो देखने को मिलता है एक प्रकार से, राइट। बट ये वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये कह रहे हैं कि आप कोई भी, मतलब कोई भी कंपनी अगर इस प्रकार के वॉलेट्स वगैरह अगर लेकर आ रही है और उसके माध्यम से उसको अगर किसी भी प्रकार की इनकम जनरेट हो रही है, तो उस पर 30% का टैक्स जो है वो अब सरकार लगाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चलन में है। और अच्छा, 30% टैक्स जो है वो क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर लगाया जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज हो गई? तो देखो गाइस, टैक्स का कानून जो होता है वो किसी भी चीज को लीगल या इलीगल करार नहीं करता। कोई भी चीज लीगल है या इलीगल है, उसके लिए एक सेपरेट कानून जो है वो लाने की आवश्यकता होती है। एंड गाइस, आप मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि हमारे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है। तो काफी सारे लोग जो भी इलीगल बोलेंगे वो भी गलत है, जो भी लीगल बोलेंगे वो भी गलत है। अभी तक इस चीज पर कोई पुख्ता क्लैरिटी नहीं है, बट हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मेंशन कर दी है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कर सकती हैं, राइट। तो इसका मानना है, काफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ये लीगलाइज हो चुका है कि आप लोग जो है वो कर सकते हो। काफी का कहना है कि जब तक आरबीआई नहीं जवाब देती है तब तक इलीगल है, क्योंकि आरबीआई ने इसको, क्रिप्टो करेंसी को जो है वो इलीगल बैन जो है वो कर दिया था और क्लियरली मेंशन कर दिया था कि जो भी अगर क्रिप्टो करेंसी में डील करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार नहीं होगी, राइट। यानी कि उसको अगर किसी प्रकार का लॉस होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें अब लीगल और इलीगल का कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट, क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो ये चीज भी मेरी थोड़ी सी ध्यान में रखना आप। और कोई भी अगर अपडेट्स आता है, जैसे कि हो सकता है कि शायद आप ये लेक्चर बाद में सुनो, तो अगर आप उस समय कोई अपडेट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो मेंशन कर दिया करो, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भी जो है वो अपने पास से भी कुछ फैक्ट्स अगर आपको पता है तो आप डालें, ऐड करें। जितनी चीज आप ऐड करोगे, जितनी इंफॉर्मेशन ऐड करोगे, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। और हमेशा कहा जाता है ना कि आपको अगर किसी चीज का नॉलेज है तो नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होता है, बल्कि और बढ़ता है, राइट। कितना बढ़ता है? देखो आज की डेट में नॉलेज ही नॉलेज है हर जगह। बट बात यह है कि नॉलेज गेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज गेन करो, शेयर करो, गेन करो, शेयर करो, राइट। दिस शुड बी लाइक द प्रैक्टिस। चलो एनीवेज, तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।